नमस्ते दोस्त, स्वागत है आपका। आज की रात हम एक बेहद कोमल और सुकून देने वाली कहानी सुनने जा रहे हैं जिसका नाम है सपनों के बदले मजदूरी। ये कहानी है एक राघव की जो ईंट भट्टे की तपती धूप में पसीना बहाता है, अपनी स्कूल की किताबों को धूल में छोड़कर अपने छोटे भाई बहनों की किताबें खुली रखने के लिए। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, ये उन अधूरी नींदों और पूरे हुए सपनों का किस्सा है जहां बचपन खेल के मैदान में नहीं बल्कि मेहनत की गंध वाले हाथों में बीतता है। जैसे जैसे आप इस कहानी में आगे बढ़ेंगे, आप महसूस करेंगे कि सपनों की कीमत सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि हिम्मत और कुर्बानी से चुकाई जाती है। और शायद आपकी थकी हुई आंखें भी धीरे धीरे भारी होने लगेंगी, दिल में एक अनकहा सा सुकून भर जाएगा। अगर ऐसी मीठी नींद लाने वाली कहानियां आपके दिल को छू जाती हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहां हर 2 दिन में एक नई कहानी आती है जो आपको सपनों की दुनिया में ले जाती है। तो बताइए, आप किस शहर से सुन रहे हैं और आपकी घड़ी में अभी कितने बजे हैं? आपके हर कमेंट, हर लाइक से मुझे लगता है कि आप यहीं कहीं हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और इस नींद भरी यात्रा में मेरे साथ चल रहे हैं। अब रोशनी धीमी कर लीजिए, पंखे की हल्की सी आवाज को सुनिए और धीरे धीरे आंखें बंद कर लें, क्योंकि अब हम चल पड़ते हैं उस धूल भरे रास्ते पर जहां एक राघव अपने सपनों को गिरवी रखकर अपने भाई बहनों के सपनों को आजाद करता है। गांव की सुबह हमेशा जल्दी होती है, लेकिन राघव के लिए वह और भी जल्दी आ जाती थी। सूरज निकलने से पहले ही वह उठ जाता, हाथ मुंह धोकर, पुराने से मैले कपड़े पहनकर बांस की एक टोकरी उठाता और ईंट भट्टे की ओर चल पड़ता। रास्ता करीब 2 किलोमीटर का था, लेकिन उस पर फैली धूल और कीचड़ उसे किसी लंबी यात्रा जैसा महसूस कराती। भट्टे पर पहुंचते ही गर्म हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराता। मिट्टी, पसीने और धुएं की मिली जुली गंध उसकी नाक में भर जाती। चारों ओर लोग ईंटों की कतारें सजाने, गीली मिट्टी ढालने या पकी ईंटें ढोने में लगे होते। राघव पहली बार यहां आया था और उसे यह सब देखकर एक अजीब सा डर महसूस हुआ। मालिक ने आते ही कहा, चलो लड़के, समय नहीं है, जल्दी हाथ लगाओ। राघव ने हां में सिर हिलाया और बुजुर्ग मजदूर गफूर चाचा के पास चला गया। गफूर चाचा ने उसे सिखाया कि कैसे मिट्टी में पानी मिलाकर उसे सांचे में भरना है। पहली बार में ही उसका हाथ कांप गया, मिट्टी का आधा हिस्सा गिर गया। पास खड़े एक आदमी ने हंसकर कहा, अरे, भट्टे में काम ऐसे नहीं होता, यहां तो दिन रात खपना पड़ता है। दोपहर तक सूरज सिर पर आग बरसा रहा था। राघव की कमीज पसीने से भीग चुकी थी, उसके हाथ लाल हो गए थे, पैरों में कीचड़ चिपकी थी। फिर भी वह सोच रहा था, अगर मैं यह नहीं करूंगा तो घर में चूल्हा कैसे जलेगा। शाम को घर लौटते वक्त उसकी चाल धीमी हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही उसने घर के आंगन में कदम रखा, छोटी बहन कविता दौड़कर आई। भैया, आज मास्टर जी ने कहा कि मैं क्लास में सबसे अच्छी पढ़ती हूं। राघव थकान भूलकर मुस्कुरा पड़ा। यही वह वजह थी जिसकी खातिर वह अपनी उम्र से पहले बड़ा हो गया था। उस रात लालटेन की मध्यम रोशनी में उसने कविता और गोपाल को किताबें खोलकर बिठाया। पसीने और मिट्टी से भरे हाथों से वह पन्ने पलटता, लेकिन आवाज में एक दृढ़ता थी। तुम दोनों को वहां पहुंचना है जहां मैं नहीं पहुंच सका। सुबह की हल्की ठंड अब बीत चुकी थी। राघव ईंट भट्टे से लौटकर आंगन में बैठा ही था कि मां ने पीतल की थाली में रोटी और नमक रख दिया। थाली देखकर राघव के दिल में एक कसक उठी। न सब्जी, न दाल, सिर्फ सूखी रोटी और साथ में थोड़ा सा नमक। मां सरोजा देवी उसके सामने आकर बोली, बस बेटा, आज इतना ही है, कल शायद खेत वाले से थोड़ी सब्जी ले पाऊं। राघव ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं मां, नमक भी मिठाई जैसा है जब घर के लोग साथ हों। अंदर से छोटी बहन कविता और भाई गोपाल भागते हुए आए। दोनों के हाथ में स्कूल की किताबें थीं। भैया, आज मास्टर जी ने कहा कि फीस अगले हफ्ते भरनी है, नहीं तो नाम कट जाएगा। गोपाल की आंखों में डर था, कविता का चेहरा उतरा हुआ। राघव ने चुपचाप रोटी का टुकड़ा मुंह में डाला,
फीस भर जाएगी, तुम लोग पढ़ाई पर ध्यान दो। लेकिन भीतर वह जानता था कि मजदूरी से मिली रकम का आधा हिस्सा तो पहले ही ब्याज में चला जाएगा, बाकी से घर का खर्च भी मुश्किल से चलेगा। शाम को जब सूरज ढलने लगा, राघव फिर लालटेन की रोशनी में बच्चों को पढ़ाने बैठा। वह कविता से बोला, गुणा पहाड़ा याद कर लिया? हां भैया, कविता ने गर्व से जवाब दिया और पूरी ताल से दोहराया। गोपाल को उसने हिंदी पढ़ाई, फिर दोनों को गांव की पुरानी कहानियां सुनाई ताकि पढ़ाई मजेदार लगे। गांव के एक दो लोग रास्ते से गुजरते हुए ठिठक गए। एक आदमी ने हंसते हुए कहा, अरे भट्टे का लड़का मास्टर बना बैठा है, पहले खुद तो पढ़ ले। दूसरा बोला, छोड़ो भाई, इसकी मेहनत बेकार जाएगी, गरीब के बच्चे पढ़कर भी क्या करेंगे। राघव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने लालटेन की लौ थोड़ी तेज कर दी और बच्चों से कहा, तुम बस पढ़ते रहो, दुनिया क्या कहती है वो उसकी समस्या है। रात को मां के साथ चारपाई पर लेटे लेटे वह बोला, मां, अगर मैं पढ़ाई जारी रख पाता तो क्या मैं भी मास्टर बन सकता था? मां ने उसकी पेशानी पर हाथ फेरते हुए कहा, हां बेटा जरूर, लेकिन तू जो कर रहा है उससे तू उनसे भी बड़ा आदमी बनेगा। राघव की आंखें छत की ओर टिक गईं। वह सोच रहा था, मेरा सपना शायद पूरा न हो, लेकिन इनके सपने, इन्हें मैं मरते दम तक नहीं टूटने दूंगा। दिन का सूरज भट्टे की दीवारों पर मानो आग बरसा रहा था। राघव के माथे से पसीने की धाराएं बह रही थीं। मिट्टी गूंथते गूंथते उसकी हथेलियां लाल हो चुकी थीं। गफूर चाचा पास आकर बोले, बेटा जरा आराम कर ले, ये काम पत्थर जैसा है, आदमी को थका देता है। राघव ने सिर हिलाया, चाचा अगर रुक जाऊं तो मजदूरी कम हो जाएगी। चाचा ने उसकी पीठ थपथपाई, तू अलग मिट्टी का बना है राघव। शाम को घर लौटते ही मां ने रसोई में आवाज दी, राघव आज खेत वाले भैया ने थोड़ी मूली दी है, रोटी के साथ खा लेना। राघव मुस्कुराया, मां आज दावत है। खाना खाकर उसने एक पुरानी लकड़ी की चौकी पर लालटेन रखी और बच्चों को बुलाया। कविता और गोपाल दौड़ते हुए आए। उनके हाथों में किताबें थीं। कविता ने पूछा, भैया आज हम क्या पढ़ेंगे? राघव ने हंसते हुए कहा, आज हम गणित और एक कहानी दोनों पढ़ेंगे, पहले पढ़ाई फिर कहानी। लालटेन की रोशनी पीली पड़ रही थी। राघव ने गोपाल को पहाड़ा याद कराया। 2 दूनी 4, 2 तिया 6। गोपाल कभी अटक जाता तो कविता तुरंत बोल देती। राघव ने डांटने के बजाय हंसते हुए कहा, अरे ये तो अच्छा है, बहन भाई को पढ़ा रही है। गांव के कुछ बच्चे भी धीरे धीरे वहां आने लगे। रामलाल का बेटा, जो दिन में चरवाहा था, कोने में बैठकर सुनता रहा। राघव ने उसे बुलाया, तू भी पढ़ ले, कोई फीस नहीं है। लड़का पहले झिझका, फिर बैठ गया। रात के सन्नाटे में उस छोटे से आंगन में एक अजीब सी ऊर्जा थी। बच्चों की मासूम आवाजें, लालटेन की टिमटिमाती लौ और राघव के चेहरे पर चमक। लेकिन बाहर से गुजरते कुछ आदमी हंसते हुए बोले, अरे ये तो पागल हो गया है, दिन में ईंट ढोता है, रात में मास्टर बनता है। दूसरे ने कहा, गरीब के बच्चों को पढ़ाई से क्या मिलेगा, खेत में ही काम करना पड़ेगा। राघव ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। वह बच्चों से बोला, याद रखो, पढ़ाई तुम्हें वहां ले जाएगी जहां मेहनत अकेली नहीं पहुंचा सकती। जब पढ़ाई खत्म हुई तो कविता ने धीमे स्वर में कहा, भैया क्या हम बड़े होकर शहर में पढ़ सकते हैं? राघव ने उसकी आंखों में झांकते हुए जवाब दिया, हां, और मैं तुम्हें वहां तक पहुंचाने के लिए हर दिन यह लालटेन जलाता रहूंगा। उस रात जब सब सो गए, राघव देर तक चौकी पर बैठा रहा। उसके हाथों में एक फटी हुई पुरानी किताब थी, गणित भाग 3। वह खुद भी पढ़ रहा था ताकि बच्चों को कल और अच्छे से पढ़ा सके। आसमान में चांद था और राघव के मन में बस एक ही ख्वाहिश, इन बच्चों के सपनों की रोशनी कभी बुझने नहीं दूंगा। सुबह की पहली किरण अभी गांव के खेतों पर बिखरी ही थी कि राघव टोकरी उठाकर भट्टे की ओर चल पड़ा।
रास्ते में गफूर चाचा मिले। बेटा, आज मालिक पैसा देने वाला है, मेहनत का फल मिलेगा। राघव के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। पिछले 3 हफ्तों से उसने दिन रात एक कर दिया था। भट्टे पर मालिक चौधरी रामपाल मोटा सा बही खाता खोलकर बैठा था। मजदूरों की लंबी लाइन लगी थी। जब राघव की बारी आई तो चौधरी ने उंगली से हिसाब लगाया और कहा, तेरे नाम पर 200 रुपये बनते हैं, लेकिन तूने 2 दिन छुट्टी ली थी तो 900 दे रहा हूं। राघव चौंक गया। साहब, मैंने छुट्टी नहीं ली, बस एक दिन पिता की तबीयत खराब थी और उस दिन भी आधा दिन काम किया था। चौधरी ने आंखें तरेर कर कहा, देख लड़के, यहां ज्यादा सवाल मत कर, जो मिल रहा है ले या छोड़ दे। पीछे से एक मजदूर फुसफुसाया, बहस करेगा तो अगली बार और काट लेगा। राघव का खून खौल उठा, लेकिन उसने चुपचाप पैसे जेब में रख लिए। 900 रुपये में से 500 रुपये तो सीधे कर्ज चुकाने में जाने थे। बाकी से महीने का राशन कैसे चलेगा, वह सोचकर ही उसका मन भारी हो गया। शाम को घर लौटा तो मां ने पूछा, कितना मिला बेटा? राघव ने पैसे उसके हाथ में रख दिए। मां ने गिनते ही समझ लिया कि रकम कम है। इतना ही? क्या मालिक ने? राघव ने बीच में ही रोक दिया। मां, छोड़ो, मुझे बस इतना समझ में आ गया कि हमें मेहनत के साथ हक भी मांगना पड़ेगा। रात को लालटेन जलाकर जब बच्चों को पढ़ाने बैठा तो वह थका हुआ था, लेकिन उसकी आवाज में एक नई सख्ती थी। गोपाल, याद रखो, जिंदगी में किसी को तुम्हारा हक छीनने मत देना, और अगर कोई छीने तो उसे वापस लेने का हौसला रखना। कविता ने मासूमियत से पूछा, भैया, हक क्या होता है? राघव ने उसकी आंखों में देखकर कहा, जो तुम्हारी मेहनत से बनता है वही तुम्हारा हक है। उस रात राघव देर तक सो नहीं सका। वह सोचता रहा, मैं अकेला हूं, लेकिन अगर सब मजदूर मिलकर आवाज उठाए तो शायद हमें दबाया नहीं जा सके। सर्दी की ठिठुरन बढ़ चुकी थी। सुबह उठते ही राघव ने देखा कि पिता रामलाल चारपाई पर कांप रहे हैं। मां ने घबरा कर कहा, बुखार बहुत तेज है बेटा, गांव के वैद्य को बुला ला। राघव दौड़कर वैद्य हरिनारायण के घर पहुंचा। वैद्य ने नब्ज देखी, माथा टटोला और गंभीर स्वर में कहा, बुखार तो है ही, सीने में भी बलगम जम गया है। दवा दे दूंगा, लेकिन 500 रुपये लगेंगे। राघव के पास सिर्फ 200 रुपये थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाकी मजदूरी मिलने पर दे दूंगा, अभी बस दवा दे दीजिए। वैद्य ने लंबी सांस ली और दवा का छोटा सा पैकेट थमा दिया। ठीक है, लेकिन हफ्ते भर में पैसे दे देना। पिता का बुखार 3 दिन में थोड़ा कम हुआ, लेकिन कमजोरी इतनी बढ़ गई कि वह फिर से खेतों में काम करने लायक नहीं रहे। घर की सारी जिम्मेदारी अब पूरी तरह राघव पर आ गई थी। शाम को भट्टे पर मालिक के पास गया। साहब, थोड़े पैसे उधार चाहिए, पिता बीमार हैं। चौधरी रामपाल ने तिरछी नजर से देखा। उधार मिलेगा, लेकिन ब्याज 10% लगेगा और मजदूरी से कटेगा। राघव जानता था कि यह शोषण है, पर मजबूरी उससे भी बड़ी थी। उसने सिर झुका लिया। ठीक है साहब। घर लौटते वक्त वह रास्ते में गफूर चाचा से मिला। बेटा, कर्ज लेने से सावधान रहना, यह जाल है, जितना फंसोगे उतना निकलना मुश्किल होगा। राघव ने धीमे स्वर में कहा, चाचा, मुझे पता है, लेकिन जब घर में कोई भूखा हो तो जाल और रस्सी में फर्क नहीं रह जाता। उस रात खाना खाते समय मां ने धीरे से कहा, राघव, तेरी भी उम्र है पढ़ने की, खेलने की, और तू ये सब उठा रहा है। राघव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मां, अभी मेरा खेल यही है, तुम्हें और इन बच्चों को संभालना। दवा, कर्ज और मजदूरी के बोझ तले भी उसने रात की पाठशाला नहीं छोड़ी। लालटेन के नीचे कविता को कविता लिखना सिखाते हुए बोला, देख, जब तक ये रोशनी जल रही है उम्मीद जिंदा है। गोपाल ने पूछा, अगर लालटेन बुझ गई तो? राघव ने उसकी पीठ थपथपाई, तब हम खुद रोशनी बनेंगे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, थकी हुई, लेकिन बुझी नहीं। उसे नहीं पता था कि आगे के दिन और भी कठिन आने वाले हैं।
सुबह जब राघव भट्टे से लौट रहा था, रास्ते में कविता भागती हुई मिली। उसके हाथ में एक पर्ची थी। भैया, ये देखो, स्कूल से मिली है। लिखा है कि परीक्षा अगले हफ्ते से है, लेकिन फीस और किताबें भरनी होंगी, नहीं तो मैं नहीं बैठ पाऊंगी। राघव ने पर्ची देखी। कुल 300 रुपये की जरूरत थी। उसके मन में तुरंत हिसाब किताब घूमने लगा। 900 रुपये मजदूरी में मिलते हैं, 500 कर्ज में जाते हैं, 200 घर के राशन में, बाकी बचते हैं सिर्फ 200। कहां से आएंगे बाकी के 100 रुपये और किताबों के पैसे? उस दिन उसने भट्टे पर काम खत्म होने के बाद खुद मालिक से कहा, साहब, अगर रात में भी काम करूं तो मजदूरी बढ़ जाएगी क्या? चौधरी रामपाल ने आंखें सिकोड़कर कहा, बढ़ जाएगी, लेकिन रात का काम मुश्किल है। ईंटें पकानी होती हैं, भट्ठी की आग संभालनी पड़ती है। राघव ने बिना सोचे जवाब दिया, कर लूंगा साहब, मुझे पैसों की जरूरत है। 2 रातें उसने भट्ठी के पास बिताई। गर्मी इतनी थी कि पसीना आंखों में चुभता था। नींद बार बार आती, लेकिन वह जागता रहा। गफूर चाचा ने कहा, बेटा, ऐसे जलते रहोगे तो सेहत बिगड़ जाएगी। राघव ने थकी आंखों से मुस्कुराया, चाचा, यह आग मेरी थकान नहीं जलाती, मेरे डर को जलाती है। डर कि मेरे भाई बहन पढ़ नहीं पाएंगे। परीक्षा के दिन कविता साफ सुथरे कपड़ों में, हाथ में किताबें लिए स्कूल गई। राघव ने दूर से उसे जाते हुए देखा। उसकी चाल में आत्मविश्वास था। गोपाल भी खुशी से बोला, भैया, मेरी बारी कब आएगी? राघव ने कहा, बहुत जल्दी गोपाल, बहुत जल्दी। 2 हफ्ते बाद रिजल्ट आया। कविता पूरे स्कूल में दूसरी आई थी। गांव के मास्टर जी खुद घर आए और बोले, बेटा, तुम्हारी बहन होनहार है, इसे आगे अच्छे स्कूल में भेजना चाहिए। मां की आंखों में आंसू थे। ये सब तेरी मेहनत का फल है राघव। गांव के कुछ लोग जो पहले ताना मारते थे, अब कह रहे थे, भट्टे वाले लड़के ने कमाल कर दिया, बहन को इतना आगे पहुंचा दिया। राघव ने बस एक बात सोची, मेरे लिए यह सिर्फ रिजल्ट नहीं, यह मेरे सपने की पहली सीढ़ी है। आसमान कई दिनों से धुंधला था, लेकिन उस दिन सुबह से ही काले बादल गांव पर मंडरा रहे थे। भट्टे के पास गफूर चाचा ने माथा उठाकर देखा। लगता है आज बारिश जमकर होगी। राघव ने मिट्टी गूंथते हुए कहा, बस आज का काम पूरा हो जाए, फिर जो होगा देखा जाएगा। दोपहर के बाद अचानक तेज हवा चली। भट्टी के पास रखी कच्ची ईंटों की कतारें गिरने लगीं। फिर आसमान से मूसलाधार बारिश बरस पड़ी, ऐसी कि मिट्टी का हर सांचा टूट गया। गीली ईंटें कीचड़ में बदल गईं। मालिक चौधरी रामपाल गुस्से से चिल्ला रहा था, सब काम बर्बाद हो गया, अब मजदूरी कैसे दूंगा? मजदूर इधर उधर भाग रहे थे, ईंटों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बारिश की मार के आगे सब नाकाम। राघव भी भीगते हुए ईंटें संभालने लगा, पर आधा काम मिट्टी में घुल चुका था। बारिश 3 दिन तक रुक रुक कर होती रही। भट्टे का काम पूरी तरह ठप पड़ गया। मालिक ने साफ कह दिया, जब तक मौसम ठीक नहीं होता कोई मजदूरी नहीं मिलेगी। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। घर में पहले से राशन कम था और अब आय का स्रोत भी बंद। चौथे दिन मां ने बर्तन में झांका, बस आज रात के लिए आटा बचा है। कविता ने चुपचाप अपना हिस्सा गोपाल की थाली में डाल दिया। मुझे भूख नहीं है भैया। राघव ने यह देखा तो उसका गला भर आया। वह जानता था कविता झूठ बोल रही है। अगले दिन वह खेतों की ओर चला गया, जहां एक किसान ने उसे खरपतवार निकालने के काम पर रख लिया। मजदूरी बहुत कम थी, लेकिन कम से कम उस दिन घर में चूल्हा जल सका। रात को जब बच्चे सो गए, राघव चारपाई पर बैठा रहा। मां ने पास आकर पूछा, क्या सोच रहा है बेटा? उसने धीमे स्वर में कहा, मां, लगता है जैसे जिंदगी बार बार मुझे तोड़ना चाहती है, लेकिन मैं टूटूंगा नहीं। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में वही पुरानी लौ जो अब बारिश में भी बुझने को तैयार नहीं थी। बारिश थमने के बाद गांव की गलियां कीचड़ से भरी पड़ी थीं। भट्टे का काम अभी भी पूरी तरह शुरू नहीं हुआ था। राघव खेतों में छोटी मोटी दिहाड़ी कर रहा था,
ताकि घर का चूल्हा जलता रहे। एक दिन दोपहर में गांव के चौपाल पर कुछ लोग इकट्ठा थे। 2-3 अनजान चेहरे भी थे, साफ कपड़े पहने, हाथ में फाइलें और बैग। गांव के प्रधान ने ऐलान किया, ये लोग शहर से आए हैं मजदूरों और बच्चों की पढ़ाई में मदद करने के लिए। ये एक संस्था है, एनजीओ। राघव भी भीड़ में खड़ा था। संस्था की एक युवती अनामिका दीदी बोली, हम उन बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं जो स्कूल नहीं जा पाते और मजदूरों को उनके अधिकारों के बारे में बताना चाहते हैं। अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो शाम को पंचायत भवन में आ सकता है। राघव का दिल धड़क उठा। शाम को वह कविता और गोपाल को लेकर पंचायत भवन पहुंचा। वहां 5-6 और बच्चे थे। अनामिका दीदी ने उन्हें रंग बिरंगी किताबें और कॉपियां दी। ये किताबें तुम्हारी हैं, इन्हें घर ले जा सकते हो। कविता ने किताब को ऐसे पकड़ा जैसे कोई खजाना मिल गया हो। गोपाल पन्ने पलटते हुए बोला, भैया इसमें तो रंगीन तस्वीरें भी हैं। क्लास के बाद अनामिका दीदी ने राघव से बात की, तुम पढ़े लिखे लगते हो, क्या तुम बच्चों को पढ़ाने में हमारी मदद करोगे? राघव ने हिचकिचाते हुए कहा, मैंने 10वीं से आगे नहीं पढ़ा, फिर भी कोशिश कर सकता हूं। दीदी मुस्कुराई, हमें कोशिश करने वाले लोग ही चाहिए। धीरे धीरे राघव शाम को बच्चों को एनजीओ की क्लास में पढ़ाने लगा। वह खुद भी नई चीजें सीख रहा था, मजदूरों के अधिकार, सरकारी योजनाएं और बच्चों के लिए मिलने वाली छात्रवृत्तियां। गफूर चाचा ने भी एक दिन कहा, बेटा तू सिर्फ अपने घर के लिए नहीं, पूरे गांव के लिए रोशनी बन रहा है। एक दिन अनामिका दीदी ने उसे एक फॉर्म दिया, ये मजदूर कल्याण योजना का है, इसमें भर दो तो तुम्हारे भाई बहन की स्कूल फीस सरकार देगी। राघव की आंखें भर आईं। दीदी अगर ये हो गया तो मेरे कंधों से आधा बोझ उतर जाएगा। उस रात लालटेन के नीचे राघव ने कविता और गोपाल को पढ़ाते हुए मन ही मन सोचा, शायद किस्मत हमेशा बेरहम नहीं होती, कभी कभी वो एक छोटी सी रोशनी भी भेज देती है। भट्टे पर काम धीरे धीरे फिर से तेज हो रहा था। गर्मियों की धूप में मिट्टी गूंथना, सांचे में ईंटें डालना और उन्हें धूप में सुखाना राघव का रोज का काम यही था। लेकिन अब उसके मन में एक बदलाव आ चुका था। एनजीओ से मिली जानकारी ने उसके अंदर हिम्मत भर दी थी। मजदूरी का हिसाब एक दिन राघव ने मालिक गिरधारी लाल से अपनी बकाया मजदूरी का हिसाब पूछा। मालिक ने पुरानी डायरी खोलकर कहा, तूने जितना लिया है उससे ज्यादा ही खा रहा है, अभी भी तेरे ऊपर 5,000 का कर्ज बाकी है। राघव ने शांत स्वर में जवाब दिया, मालिक मैंने जितनी मजदूरी की है उसका हिसाब लगाइए, और जो कर्ज था उसकी किश्तें भी कट चुकी हैं। आप ब्याज पर ब्याज जोड़ रहे हैं जो कानूनन गलत है। मालिक की भौहें सिकुड़ गईं। अरे अब तू मुझे कानून सिखाएगा? भूल मत, तेरे बाप का कर्ज मैं ही चुका रहा हूं। पहली बार ऊंची आवाज राघव ने गहरी सांस ली। मालिक, कर्ज अलग बात है, मजदूरी अलग, और यह भी जान लीजिए मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए। यह सरकार का नियम है। अगर आप हिसाब साफ नहीं करेंगे तो मैं श्रम विभाग में शिकायत करूंगा। गिरधारी लाल हंस पड़ा। अरे ओ, ये बड़े बड़े शब्द किसने सिखा दिए तुझे? ये गांव है, यहां तेरे जैसे लड़के सिर्फ काम करते हैं, सवाल नहीं पूछते। साथ ही मजदूरों की चुप्पी, आसपास खड़े बाकी मजदूर चुपचाप सब सुन रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि राघव का साथ दे। गफूर चाचा ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा देख समझ कर बोल, मालिक से दुश्मनी महंगी पड़ती है। राघव ने मन में सोचा, अगर मैं आज चुप रहा तो ये जुल्म हमेशा चलता रहेगा। खुली धमकी मालिक ने गुस्से में कहा, कल से तेरी और तेरे घर वालों की यहां जरूरत नहीं। जो खा लिया सो खा लिया, अब निकल यहां से। राघव ने सीधा उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मालिक हम मजदूर हैं, भीख मांगने वाले नहीं। हमारा हक लेकर रहेंगे, चाहे यहां से जाना पड़े या कानून का दरवाजा खटखटाना पड़े।
अंत में चुप्पी। लेकिन उस दिन राघव को भट्टे से निकाल नहीं दिया गया। शायद मालिक को लगा कि अभी टकराव से उसका ही नुकसान होगा। लेकिन एक बात साफ थी, राघव ने अपने हक के लिए पहली बार खुलकर आवाज उठाई थी और अब वो पीछे हटने वाला नहीं था। उस रात लालटेन के नीचे उसने कविता को पढ़ाते हुए कहा, हमारी लड़ाई सिर्फ किताबों की नहीं, हक की भी है। और जब हक की लड़ाई लड़ी जाती है तो डर पीछे रह जाता है। भट्टे पर मालिक से हुई बहस को एक दिन भी नहीं बीता था, लेकिन उसकी चर्चा गांव के कोने कोने तक पहुंच गई थी। चौपाल पर चर्चा शाम को गांव की चौपाल पर पीपल के पेड़ के नीचे बैठे बुजुर्ग हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। एक ने कहा, अरे सुना, राघव ने गिरधारी लाल को कानून समझा दिया। दूसरे ने हंसते हुए जवाब दिया, हां, पर देखना, कल तक उसकी अकड़ ठंडी कर देंगे। गफूर चाचा पास ही बैठे थे। उन्होंने धीरे से कहा, अकड़ नहीं थी, हक था। जो सही है वो बोलना चाहिए। लेकिन उनके शब्द हवा में घुलकर रह गए। कोई खुलकर राघव का समर्थन करने से डर रहा था। महिलाएं और फुसफुसाहट गांव की औरतें कुएं पर पानी भरते हुए आपस में फुसफुसा रही थीं। वो लड़का बहादुर है, मालिक की आंखों में आंख डालकर बोला। दूसरी ने धीरे से कहा, बहादुरी ठीक है, पर मालिक से दुश्मनी पालेगा तो पूरा घर भूखा रह जाएगा। बच्चों की नजर गांव के बच्चे, जो कभी राघव को सिर्फ भट्टे वाला भाई समझते थे, अब उसे हीरो की तरह देखने लगे थे। कविता ने भी स्कूल में अपनी सहेलियों से गर्व से कहा, मेरे भाई ने किसी से डरकर बात नहीं की। मालिक की चाल गिरधारी लाल ने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी थी। उसने कुछ लोगों को चुपचाप कह दिया, राघव को काम मत देना, ये लड़का मजदूरों में बगावत फैलाएगा। गांव के 2-3 दबंग लोगों को पैसे भी पकड़ा दिए ताकि वो राघव पर नजर रखें। समर्थन और विरोध एक ओर, गांव के कुछ लोग चुपचाप राघव की हिम्मत की सराहना कर रहे थे। आज तक कोई मालिक के सामने यूं नहीं बोला। दूसरी ओर कुछ लोग डर और लालच में मालिक के साथ खड़े थे। अरे, लड़का बिगड़ गया है, इसे सबक सिखाना पड़ेगा। रात की सलाह उस रात गफूर चाचा उसके घर आए। बेटा, तूने जो किया सही किया, लेकिन अब तुझे संभल कर रहना होगा। ये लोग सीधे नहीं मानेंगे, कभी कभी हक पाने के लिए चालाकी भी करनी पड़ती है। राघव ने दृढ़ स्वर में कहा, चाचा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगर डर गया तो ये लड़ाई कभी जीती नहीं जाएगी। उस दिन के बाद राघव को महसूस होने लगा कि गांव की हवा बदल चुकी है। लोग उसके बारे में बात कर रहे थे। कुछ आंखों में सम्मान था तो कुछ में छुपा हुआ डर और ईर्ष्या भी। सुबह का समय था। राघव ईंट भट्टे की ओर जा रहा था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कुछ लोग पीछे पीछे चल रहे हैं। कदमों की आहट, धीमी धीमी फुसफुसाहट, उसका दिल कह रहा था, यह सामान्य नहीं है। चेतावनी भट्टे पर पहुंचते ही काले मटमैले कपड़ों में एक बूढ़ी औरत उसके पास आई। उसकी आंखों में चिंता थी। बेटा, तुझे देख लिया है उन लोगों ने। कल रात चौपाल पर तेरे नाम की बुरी बातें हो रही थीं। कह रहे हैं तेरे साथ कुछ कर देंगे ताकि दूसरों को सबक मिले। राघव ने हल्की मुस्कान दी। मां, मैं डरने वालों में से नहीं हूं। लेकिन अंदर से उसका दिल भारी हो गया। टूटा हुआ तख्ता। उस दिन दोपहर में राघव काम से लौटा तो देखा घर के दरवाजे पर रखा लकड़ी का तख्ता टूटा पड़ा है। कविता डर कर बोली, भैया, कोई रात में आया था। दरवाजा खटखटाया, फिर ये तोड़कर चला गया। गफूर चाचा को पता चला तो उन्होंने समझाया, ये इशारा है बेटा कि तू संभल जा। ये लोग पहले डराते हैं, फिर चोट पहुंचाते हैं। गांव के बीच धमकी। अगले दिन गांव के बीच से गुजरते हुए 2 दबंग लड़कों ने रास्ता रोक लिया। एक ने ताने से कहा, अरे भट्टे वाले वीर, ज्यादा कानून मत पड़ा कर, वरना तेरे हाथ पांव भी वैसे ही टूटेंगे जैसे तेरे दरवाजे का तख्ता टूटा था। राघव ने सीधे उनकी आंखों में देखा। धमकी देना आसान है, पर किसी का हक छीनना आसान नहीं होगा। लड़के उसकी हिम्मत देखकर झेंप गए,
पर जाते जाते खामोशी में ये साफ था, ये लड़ाई अब निजी हो चुकी थी। एक अनदेखी परछाई उस रात राघव जब घर के बाहर पानी भरने गया तो उसे खेत के किनारे एक परछाई खड़ी दिखी। वो दूर से उसे देख रही थी, जैसे इंतजार कर रही हो कि वो कुछ करे। राघव ने जोर से आवाज दी, कौन है? लेकिन परछाई तुरंत अंधेरे में गायब हो गई। चाचा की सलाह गफूर चाचा फिर आए, बेटा अब वक्त आ गया है कि तू सिर्फ बोलकर नहीं, कुछ ठोस करके दिखा। मालिक को लगता है कि तेरा डर तोड़ देगा, तू उसे अपने काम से जवाब दे। राघव ने मन ही मन ठान लिया, अब यह सिर्फ जीविका की लड़ाई नहीं, सम्मान की जंग है। यह पहला खतरा था जो आने वाले तूफान की सिर्फ आहट भर था। बेचैन रात उस रात राघव करवटें बदलता रहा। दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, कब तक सिर्फ सहता रहूं? उसने तय कर लिया कि अब डर को हथियार नहीं बनने देगा। गफूर चाचा से गुप्त बातचीत सुबह होते ही राघव गफूर चाचा के घर पहुंचा। चाचा ने दरवाजा बंद करके कहा, बोल बेटा, क्या सोच रहा है? राघव बोला, चाचा, मालिक की ताकत पैसे में है और मजदूरों की ताकत उनकी एकता में। अगर हम सब मिल जाएं तो कोई हमें नहीं हरा सकता। गफूर चाचा मुस्कुराए, बात तो सही है, पर एकता बनाना आसान नहीं। लोग डरते हैं, उन्हें विश्वास दिलाना होगा। पहला कदम विश्वास बनाना। राघव ने भट्टे पर काम करने वालों से छोटी छोटी बातें शुरू की। कभी उनके बच्चों का हाल पूछता, कभी चुपके से किसी की मदद कर देता। धीरे धीरे लोग उससे खुलने लगे। वो समझ गया, लोगों को सिर्फ नेता नहीं, अपना साथी चाहिए। दूसरा कदम गुप्त बैठक। एक शाम जब सूरज ढल चुका था, राघव ने भट्टे के पीछे पुराने गोदाम में 5 भरोसेमंद मजदूरों को बुलाया। वहां मिट्टी का एक दिया जलाकर उसने कहा, ये रोशनी हमारी उम्मीद है। हम अपने बच्चों के सपनों के लिए लड़ेंगे, किसी का हक छीनेगा नहीं। सबने हाथ उठाकर साथ देने की कसम खाई। तीसरा कदम जानकारी इकट्ठा करना। राघव को मालूम था कि सिर्फ जोश से लड़ाई नहीं जीती जाती। उसने मालिक के पुराने मजदूरी रिकॉर्ड देखे, गांव के बुजुर्गों से सुनी कहानियों में गुम पुराने कानून ढूंढे। उसे ऐसे सबूत मिलने लगे जो साबित कर सकते थे कि मालिक मजदूरों के साथ अन्याय कर रहा है। कविता का डर। घर आकर उसने ये बातें कविता को बताईं। कविता घबरा गई, भैया अगर उन्हें पता चल गया तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। राघव ने उसका कंधा पकड़कर कहा, डर से भागेंगे तो सारी जिंदगी भागते रहेंगे। छुपा हुआ खतरा। लेकिन राघव को नहीं पता था, गांव का एक आदमी उसकी सारी योजना चुपके से मालिक तक पहुंचा रहा था। वो मालिक के दरबार में बैठा हंस रहा था, साहब वो लड़का आपके खिलाफ लोग इकट्ठा कर रहा है। मालिक ने बस इतना कहा, ठीक है, अब देखता हूं उसकी रणनीति कितनी चलती है। यह रणनीति की शुरुआत थी, पर असली टकराव अभी बाकी था। सुबह का तूफान। उस दिन सुबह भट्टे पर अजीब सा माहौल था। हवा में तनाव था। मजदूर धीरे धीरे काम कर रहे थे और मालिक का आदमी चारों तरफ नजर रख रहा था। अचानक मालिक की जीप आकर रुकी। दरवाजा खुला और मालिक भारी कदमों से उतरा। उसके चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान थी। पहला बार मालिक ने जोर से आवाज लगाई, राघव सामने आ। राघव ने ईंट का टुकड़ा रखा और उसकी तरफ बढ़ा। मालिक ने कहा, सुना है तू लोगों को भड़काता फिर रहा है, कानून की बातें करता है। भूल मत, ये भट्टा मेरा है और यहां की हवा भी मेरी इजाजत से चलती है। राघव ने शांत स्वर में कहा, हवा भगवान की है और हक इंसान का। आपके पास भट्टा है, पर हमारी मेहनत के बिना ये सिर्फ मिट्टी है। चुप्पी में खौलता गुस्सा। मजदूरों की भीड़ धीरे धीरे इकट्ठी होने लगी। कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन सबकी आंखें राघव पर टिकी थीं। मालिक को यह बात चुभ गई। वो जानता था, अगर डर टूटा तो उसकी ताकत खत्म। दूसरा बार मालिक ने पास खड़े अपने गुर्गे को इशारा किया। वो आगे बढ़ा और राघव की कॉलर पकड़कर बोला,
ज्यादा बोलने लगा है। राघव ने उसकी पकड़ हटाई और कहा, मारना है तो मार लो, पर सच को दबा नहीं सकते। मजदूरों की प्रतिक्रिया गफूर चाचा ने आगे बढ़कर कहा, मालिक, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि मजदूरी वक्त पर मिले और बच्चों को काम पर न लगाया जाए। कुछ और मजदूर भी बोल उठे, हां, हम भी यही चाहते हैं। माहौल गर्म होना मालिक की आंखों में गुस्से की लपटें थीं। वो गरजा, ठीक है, जो मेरे खिलाफ जाएगा उसे भट्टे से बाहर कर दूंगा। भीड़ में हलचल मच गई। कुछ लोग डर के मारे पीछे हटे, लेकिन राघव वहीं खड़ा रहा। राघव का ऐलान राघव ने ऊंची आवाज में कहा, अगर हमें बाहर करना है तो कर दीजिए, पर याद रखिए, मजदूरों के बिना आपका भट्टा नहीं चलेगा। हम मेहनत करते हैं, हक अभी हमारा है। अंत में मौन कुछ पल के लिए पूरा भट्टा शांत हो गया। मालिक ने सिर्फ इतना कहा, देख लूंगा तुझे। वो जीप में बैठा और चला गया, पर जाते जाते उसकी नजर में एक अनकहा खतरा था। अब लड़ाई खुल चुकी थी, डर का पर्दा हट चुका था, पर आने वाले दिन और खतरनाक होने वाले थे। बेचैनी भरी रात, उस रात भट्टे पर किसी ने ढंग से नींद नहीं ली। हवा में डर घुला हुआ था। लोग सोच रहे थे कि मालिक कल क्या करेगा। कहीं उन्हें भट्टे से निकाल न दे, कहीं मजदूरी रोक न दे। राघव चुपचाप अपने झोपड़े में बैठा था। छोटे भाई बहन पास सोए थे। वो उनके मासूम चेहरों को देख रहा था और उसके मन में एक ही बात थी, अब पीछे हटना नामुमकिन है। मजदूरों की फुसफुसाहट सुबह होते ही मजदूर काम पर तो आ गए, लेकिन आपस में धीमी धीमी बातें कर रहे थे। यार, राघव की बात तो सही है, पर मालिक से टकराना खतरनाक है। अगर हमें निकाल दिया तो बच्चों का पेट कैसे भरेगा? गफूर चाचा ने राघव को आकर कहा, बेटा, तेरी हिम्मत काबिले तारीफ है, लेकिन सबको डर लग रहा है। डर तो मुझे भी लग रहा है। राघव की सोच राघव ने महसूस किया कि सिर्फ गुस्से और टकराहट से कुछ नहीं होगा। जरूरी है कि मजदूरों को भरोसा दिलाया जाए कि उनके साथ खड़े होने वाले लोग भी हैं। उम्मीद की किरण। दोपहर को भट्टे पर एक अनजाना आदमी आया। उसके पास कागजों से भरा बैग था। उसने राघव को अलग ले जाकर कहा, मैं मजदूर संघ से आया हूं, तुम्हारे बारे में सुना है। अगर तुम चाहो, हम तुम्हारे लिए कानूनी मदद का इंतजाम कर सकते हैं। राघव की आंखों में चमक आ गई। अगर आप सच में मदद करेंगे तो हम ये लड़ाई जीत सकते हैं। पहली बैठक शाम को राघव ने मजदूरों को झोपड़ी के पास इकट्ठा किया। उसने सबको बताया, अब हम अकेले नहीं हैं, संघ हमारे साथ है। अगर हम सब साथ रहें तो मालिक भी हमें हिला नहीं पाएगा। डगमगाते मन कुछ लोग फिर भी चुप थे। कानून वून क्या करेगा? मालिक के पास ताकत और पैसे हैं। राघव ने जवाब दिया, ताकत भीड़ में है और हम ही वो भीड़ हैं। छोटी जीत रात तक माहौल थोड़ा बदल चुका था। कम से कम आधे मजदूर अब खुलकर राघव के साथ खड़े थे। बाकी अभी भी डर में थे, लेकिन राघव जानता था डर को तोड़ने में वक्त लगता है और उम्मीद धीरे धीरे जड़ पकड़ती है। धमकी भरा सन्नाटा। अगली सुबह भट्टे पर माहौल अजीब था। न कोई आवाज, न चहल पहल। सिर्फ मालिक की जीप धूल उड़ाती हुई अंदर आती दिखी। मालिक उतरते ही गरजा, जिसे काम करना है वो करे, और जिसे नेता बनना है वो अपना बोरिया बिस्तर बांध कर चला जाए। मजदूरी रोकने का ऐलान उसने आगे कहा, कल से जब तक मैं न कहूं किसी को मजदूरी नहीं मिलेगी, और अगर ज्यादा बोलोगे तो पुलिस में चोरी का केस डाल दूंगा। यह सुनते ही कई मजदूरों के चेहरे पीले पड़ गए। राघव ने देखा, डर फिर से लोगों की आंखों में लौट आया था। बच्चों का रोना शाम होते होते मजदूरों के घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए। छोटे छोटे बच्चे रोटी मांग रहे थे। मां बाप बेबस होकर उन्हें पानी पिला रहे थे। गफूर चाचा की पोती रोते रोते सो गई। राघव का दिल फट गया। वो समझ गया, मालिक का वार बहुत गहरा है। संघ की वापसी। इसी बीच मजदूर संघ के वही व्यक्ति फिर आए। उन्होंने राघव से कहा, यह मालिक की पुरानी चाल है,
पर अगर हम सामूहिक शिकायत दर्ज कराएं तो मजदूरी रोकना गैर कानूनी है। हिम्मत जुटाने की कोशिश राघव ने रात में फिर बैठक बुलाई। उसने सबको समझाया, देखो, यही मौका है जब हमें हार मानने का मन करेगा, पर अगर हम टूट गए तो यह हाल हमेशा रहेगा। कुछ मजदूर रो पड़े। बच्चों को भूखा देखकर हिम्मत टूट जाती है। राघव ने धीरे से कहा, मुझे भी दर्द होता है, पर लड़ाई जीतने के लिए पहले जंग लड़नी पड़ती है। गुप्त योजना संघ ने अगले दिन जिला श्रम अधिकारी के पास पूरी रिपोर्ट ले जाने का वादा किया, लेकिन राघव जानता था जब तक कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जाएगा, मालिक और दबंग होता जाएगा। उसने तय किया, वो सीधे मालिक से भिड़ेगा, लेकिन इस बार अकेले नहीं। मालिक के दफ्तर में कदम अगली सुबह राघव ने नाश्ता तक नहीं किया। वो सीधे मालिक के दफ्तर की ओर चल पड़ा। भट्टे पर काम करने वाले लोग उसे जाते हुए देख रहे थे। कुछ की आंखों में डर, कुछ की आंखों में उम्मीद थी। मालिक की हंसी। मालिक कुर्सी पर पैर फैलाकर बैठा था, हाथ में बीड़ी और चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान। उसने राघव को देखते ही कहा, आ गए नेताजी, क्या चाहिए अब? या फिर मजदूरों को भड़काने का नया तरीका ढूंढ रहे हो? सीधी बात राघव ने एक पल भी घंवाया नहीं। मैं भड़काने नहीं आया, मैं सच बताने आया हूं। आपने मजदूरी रोककर बच्चों का पेट रोका है और यह कानूनन अपराध है। मालिक जोर से हंसा। कानून? यहां मैं ही कानून हूं। चुनौती राघव ने शांत लेकिन ठोस आवाज में कहा, नहीं मालिक, अब कानून आप नहीं हैं। हमने जिला श्रम अधिकारी के पास शिकायत दर्ज करा दी है, और अगर आपने मजदूरी नहीं दी तो यह भट्टा अगले महीने बंद हो जाएगा। पहली बार डर की झलक मालिक के चेहरे पर कुछ पल के लिए अनिश्चितता की लकीर आई, पर उसने जल्दी से खुद को संभाला। तू मुझे धमका रहा है? राघव ने जवाब दिया। नहीं, सच बता रहा हूं। अब मजदूरों का डर खत्म हो चुका है। बाहर की गूंज, बाहर दर्जनों मजदूर जमा हो गए थे। उनकी मौजूदगी ने माहौल बदल दिया। पहली बार मालिक ने देखा, भीड़ उसकी आंखों में आंखें डालकर देख रही है, झुकी हुई नहीं। राघव का अंतिम वाक्य राघव ने जाते जाते कहा, हम मजदूरी के लिए भी लड़ेंगे और बच्चों के स्कूल के लिए भी। अब या तो आप बदल जाइए या ये भट्टा बदल जाएगा। खाली बर्तन भरे दिल मालिक ने अब तक मजदूरी नहीं दी थी। रसोई में आटा खत्म हो चुका था। दाल की थैली में सिर्फ मुट्ठी भर दाने बचे थे। बच्चों की प्लेट में आधा आधा रोटी रखना माओं के लिए सबसे मुश्किल काम था। राघव का दर्द। राघव ने खुद कई दिन से भरपेट खाना नहीं खाया। वो सोचता, मैं मजदूरी के लिए लड़ तो रहा हूं, लेकिन इन लोगों की भूख का क्या? पहली सामूहिक योजना। एक रात सभी मजदूरों ने टीन की छत के नीचे बैठक की। किसी ने कहा, हम में से जो जो थोड़ा थोड़ा अनाज बचा है उसे इकट्ठा कर देते हैं। दूसरे ने जोड़ा, और जंगल से लकड़ी लाकर सामूहिक रसोई बनाते हैं। बच्चों की मुस्कान वापस। अगले दिन पहली बार सबने एक साथ खाना खाया। थोड़ा था लेकिन प्यार से भरा हुआ। बच्चों की हंसी लौट आई, और यही हंसी मालिक के खिलाफ सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। उम्मीद का बीज। राघव ने सोचा, भूख हमें तोड़ सकती है, लेकिन अगर हम मिलकर खाएंगे तो हम हारेंगे नहीं। एक सुबह की हलचल। सुबह सुबह राघव के हाथ में एक अखबार आया। यह अखबार पास के गांव का एक बूढ़ा किसान अपने सब्जी के थैले में लपेट कर लाया था। पहले तो राघव ने सोचा कि कागज बस आग जलाने के काम आएगा, लेकिन फिर उसकी नजर पड़ी एक छोटे से कॉलम पर। ईंट भट्टों में मजदूरों का शोषण, सरकार ने ली संज्ञान। दिल की धड़कन तेज। राघव ने पूरा पैराग्राफ पढ़ा। एक रिपोर्टर ने लिखा था कि राज्य में कई ईंट भट्टों पर मजदूरी रोककर और कर्ज में फंसाकर मजदूरों को बंधुआ बनाया जा रहा है। सरकार ने कहा, जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मजदूरों में सरगर्मी। राघव ने खबर सबको सुनाई। मजदूरों की आंखों में एक नई चमक आ गई। मतलब कोई हमारी बात सुन रहा है। किसी ने कहा,
अगर ये रिपोर्ट यहां भी पहुंचे तो हमें आजादी मिल सकती है। मालिक की बेचैनी। मालिक ने भी खबर पढ़ ली थी। उसने देखा कि मजदूर फुसफुसा रहे हैं, चेहरों पर डर की जगह उम्मीद है। उसकी नींद उड़ गई। कहीं सरकार की टीम वाकई आ गई तो उसका खेल खत्म। राघव का फैसला। राघव ने ठान लिया, ये वक्त है, हमें चुप नहीं रहना है। अगर सरकारी लोग आए तो हम सब सच बोलेंगे। दोपहर की धूप तेज थी। ईंटों के ढेर के बीच मजदूर पसीना पोंछते हुए अपना काम कर रहे थे। तभी दूर से एक जीप के हॉर्न और सायरन की आवाज आई। सबकी गर्दन एक साथ मुड़ गई। धूल के बादल में गाड़ियां, दो सफेद जीपें और एक मोटरसाइकिल धूल उड़ाती हुई भट्टे के मुख्य गेट पर आकर रुकी। जीप से 3 लोग उतरे। सरकारी वर्दी में एक अधिकारी, एक फाइल हाथ में लिए आदमी और साथ में एक कैमरा लिए फोटोग्राफर। मजदूरों में फुसफुसाहट। सरकार से आए हैं। राघव, अब बोलने का वक्त है। किसी के चेहरे पर डर, किसी पर उत्साह, तो किसी पर यह यकीन ही नहीं कि कोई मदद करने आया है। मालिक की घबराहट। मालिक ने तुरंत आगे बढ़कर सरकारी अफसर को नमस्ते की। सर, सब ठीक है यहां, मजदूर खुश हैं, बस मौसम थोड़ा गर्म है। उसकी मुस्कान बनावटी थी। राघव की हिम्मत। अधिकारी ने चारों तरफ नजर डाली और मजदूरों से पूछा, कोई शिकायत है? सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें राघव पर टिक गईं। राघव ने गहरी सांस ली और जोर से बोला, हां, हमारी मजदूरी रोकी जाती है। हमसे कर्ज का नाम लेकर सालों साल काम कराया जाता है। सच की गूंज ये सुनते ही मजदूरों में एक लहर सी दौड़ गई। एक एक करके और लोग भी बोलने लगे, हमसे 12-12 घंटे काम कराया जाता है, पढ़ाई करने नहीं दिया जाता, कर्ज तो कब का चुका दिया, फिर भी बंधुआ बनाए रखा। कैमरे में कैद सच्चाई। फोटोग्राफर ने हर कोना, हर टूटे घर और हर मजदूर का चेहरा कैद किया। अधिकारी ने सब नोट किया। हम रिपोर्ट बनाएंगे और यहां की स्थिति पर तुरंत कार्रवाई होगी। मालिक का गुस्सा। सरकारी टीम के जाते ही मालिक ने राघव को घूरा। तूने गद्दारी की है। लेकिन राघव बिना डरे बोला, गद्दारी मैंने नहीं, तुमने की थी, हमसे, हमारे सपनों से। चुप्पी से पहले का तूफान। छापेमारी को 2 दिन बीत गए थे। भट्टे पर एक अजीब सी खामोशी थी। न कोई डांट, न जोर जबरदस्ती। लेकिन राघव के मन में यह खामोशी डर की तरह चुभ रही थी। वो जानता था कि मालिक कुछ न कुछ जरूर करेगा। आधी रात का दस्तक। एक रात जब सब मजदूर सो रहे थे, राघव के कमरे के बाहर भारी कदमों की आहट हुई। दरवाजा जोर से खटखटाया गया। बाहर आ, बात करनी है, मालिक के सबसे भरोसेमंद आदमी ने कहा। धमकी का साया राघव को बाहर खींचकर अंधेरे में ले जाया गया। मालिक वहां खड़ा था, उसकी आंखों में गुस्सा और तिरस्कार। सरकार से शिकायत? तू सोचता है मैं कुछ नहीं कर सकता? मजदूरों को डराना। अगले दिन मजदूरों में अफवाह फैल गई। सरकारी लोग अब महीनों तक नहीं आएंगे, जो बोलेंगे उनका काम छिन जाएगा। कुछ लोग राघव से दूरी बनाने लगे क्योंकि वो भी डरे हुए थे। परिवार पर वार। मालिक ने चालाकी से राघव के घर खबर भेज दी कि अगर राघव भट्टा छोड़ देगा तो उनका बकाया कर्ज और बढ़ा दिया जाएगा। राघव की मां रो पड़ी, बेटा, अपनी जान और परिवार की सलामती पहले सोच। अकेलापन। राघव ने महसूस किया कि जो मजदूर पहले उसके साथ खड़े थे अब चुपचाप अपने अपने कोनों में काम कर रहे हैं। उसकी दोस्ती, उसकी हिम्मत, सब पर सवाल उठ रहे थे। भीतर की आग। लेकिन राघव के भीतर एक आग और तेज जल रही थी। उसने तय किया, मालिक चाहे जो कर ले, मैं अपनी आवाज वापस नहीं लूंगा। अनजाने मददगार। उसी शाम गांव से एक बुजुर्ग शिक्षक भट्टे पर आए। वो राघव के पुराने स्कूल के मास्टर जी थे। उन्होंने धीमे से कहा, बेटा डर मत, बाहर बहुत लोग हैं जो तुम्हारे साथ खड़े हैं, लेकिन सही वक्त का इंतजार करना होगा। पुराने मास्टर जी का आगमन। भट्टे की धूल धक्कड़ में सफेद कुर्ता पायजामा पहने एक परिचित चेहरा आया। मास्टर रामशरण।
उनका झुका हुआ शरीर, लेकिन आंखों में वही पुराना आत्मविश्वास। यादों की लौ राघव ने उन्हें देखते ही अपने स्कूल के दिन याद कर लिए, जब मास्टर जी उसे पढ़ाई में अच्छा करने पर पीठ थपथपाते थे। मास्टर जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैंने सुना है तूने बड़ा काम किया है। हिम्मत के बोल मास्टर जी ने धीरे धीरे कहा, हर सच्ची लड़ाई आसान नहीं होती, लेकिन अगर तेरे जैसे लोग नहीं होंगे तो बदलाव कभी नहीं आएगा। राघव के दिल में कई दिनों बाद कोई गर्माहट आई। किताबों का तोहफा उन्होंने अपने थैले से 2 पुरानी किताबें और एक नोटबुक निकाली। इन्हें रख लें, शाम को अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ा। राघव ने किताबों को ऐसे पकड़ा जैसे किसी ने अंधेरे में दिया जला दिया हो। बच्चों की आंखों में चमक उस शाम जब राघव ने भट्टे के कोने में बैठकर अपने भाई बहनों को पढ़ाना शुरू किया, उनकी आंखें चमक उठीं। छोटे छोटे सवाल, बड़ी बड़ी जिज्ञासाएं, ये सब राघव को ताकत देने लगे। मजदूरों की फुसफुसाहट, धीरे धीरे कुछ और मजदूर अपने बच्चों को भी राघव के पास भेजने लगे। भले ही मालिक को यह बात पसंद न थी, लेकिन वो रोक भी नहीं पा रहा था, क्योंकि ये पढ़ाई काम के बाद होती थी। भीतर उठता संकल्प राघव ने महसूस किया, अगर मैं एक एक बच्चे को अंधेरे से निकाल सकूं तो मालिक की धमकियां भी हार जाएंगी। मास्टर जी का वादा जाने से पहले मास्टर जी ने कहा, मैं बाहर से मदद जुटाने की कोशिश करूंगा, बस तू पढ़ाई और हिम्मत छोड़ना मत। भट्टे के पीछे, जहां टूटी ईंटों का ढेर और एक सूखा पेड़ खड़ा था, राघव ने बच्चों को इकट्ठा करना शुरू किया। कोई चटाई नहीं, बस जमीन पर बोरी बिछाकर पाठशाला शुरू हुई। बच्चों की उत्सुकता शुरुआत में सिर्फ उसके भाई बहन और 2-3 मजदूरों के बच्चे आते थे, लेकिन जब उन्होंने अक्षर पहचानना शुरू किया, कहानियां सुनने लगे, तो बाकी बच्चे भी खींचे चले आए। मालिक की नजर, मालिक ने यह सब दूर से देखा। उसकी भौहें सिकुड़ी। ये लड़का अब बच्चों को पढ़ाएगा, काम कौन करेगा? लेकिन वह जानता था कि खुलेआम रोकना मजदूरों में नाराजगी फैला सकता है। पहली किताब का चमत्कार, मास्टर जी की दी हुई पुरानी हिंदी की किताब, बच्चों के लिए जादू जैसी थी। हर पन्ना पलटते हुए वे नई दुनिया देखते, जहां न ईंट का धुआं था, न मालिक की गालियां, बस सपनों का उजाला। अक्षर से उम्मीद तक राघव ने उन्हें अ से अन्न और इक से किताब सिखाया। हर बार जब कोई बच्चा पहला शब्द पढ़ लेता, उसके चेहरे पर ऐसी खुशी होती जैसे किसी ने उसे नया खिलौना दे दिया हो। बड़ों की सोच में बदलाव, धीरे धीरे मजदूर औरतें भी बैठने लगीं। वे सिर्फ सुनती, लेकिन उनके चेहरों पर भी सीखने की चाह दिखने लगी। राघव समझ गया, यह सिर्फ बच्चों की नहीं, पूरे समाज की लड़ाई है। शाम की रोशनी जब सूरज ढलने लगता, पेड़ की छाया में बैठकर बच्चों के होठों से कविता और पहाड़े निकलते। राघव को लगता, भले ही ये पाठशाला छोटी है, लेकिन इसके असर बड़े होंगे। भीतर उठता साहस। उस रात भट्टे की झोपड़ी में लेटे हुए राघव ने खुद से कहा, मालिक, कितना भी दबाए, मैं इन बच्चों की रोशनी कभी बुझने नहीं दूंगा। एक शाम जब बच्चे पढ़ाई खत्म करके अपने अपने घर जा रहे थे, मालिक अचानक राघव के सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखें सिकुड़ी हुई, आवाज भारी, ये तमाशा बंद करो, तुम्हारा काम ईंट ढोना है, गुरुगिरी करना नहीं। राघव का सीधा जवाब। राघव ने शांत स्वर में कहा, ये बच्चे भी इंसान हैं साहब, इनका हक है पढ़ने का। काम करेंगे, लेकिन थोड़ी देर पढ़ाई भी करेंगे। मालिक ने हंसकर ताना मारा, हाका, तुम जैसे मजदूरों के बच्चों के लिए कोई हक नहीं होता, बस हुक्म होता है। मजदूरों की निगाहें, यह बातचीत बाकी मजदूर भी सुन रहे थे। कुछ की आंखों में डर था, कुछ में समर्थन। किसी ने आवाज नहीं निकाली, लेकिन माहौल में एक अजीब तनाव भर गया। पहला प्रतिबंध, अगले दिन से मालिक ने नियम बना दिया, काम खत्म होने से पहले कोई बच्चा पढ़ाई के लिए नहीं जाएगा। उसने खास तौर पर बच्चों के नाम लेकर धमकी दी।
अगर राघव के पास गए तो तुम्हारे बाप का काम छुड़ा दूंगा। राघव की बेचैनी रात को राघव देर तक सो नहीं सका। उसके मन में सवाल गूंजते रहे, क्या वह मालिक से सीधे टकराकर सबकी रोजी पर खतरा डाल रहा है? लेकिन फिर भाई बहनों के चेहरे याद आते और उसका डर धीरे धीरे हिम्मत में बदल जाता। मास्टर जी का पत्र कुछ ही दिन बाद गांव से मास्टर जी का एक पुराना पत्र आया। उसमें लिखा था, बेटा राघव, अगर तुम एक भी बच्चा पढ़ा सको तो वह 100 ईंटों से ज्यादा कीमती है। यह पंक्तियां राघव के लिए ढाल बन गईं। गुप्त कक्षाएं मालिक की नजर बचाने के लिए राघव ने पाठशाला रात में शुरू कर दी। चांदनी में एक लालटेन के नीचे बच्चे चुपचाप आकर बैठते और पढ़ाई करते। यह छोटा सा विद्रोह धीरे धीरे पूरे भट्टे में खबर बन गया। मालिक का बढ़ता गुस्सा जब यह बात मालिक के कानों तक पहुंची, उसका गुस्सा अब सिर्फ नाराजगी नहीं बल्कि अपमान में बदल गया। वह सोचने लगा, अगर यह लड़का नहीं रुका तो बाकी मजदूर भी सर उठाने लगेंगे। उस दिन सुबह भट्टे पर अजीब हलचल थी। मालिक ने सब मजदूरों को काम शुरू करने से पहले आंगन में बुला लिया। सूरज अभी निकला ही था, लेकिन माहौल में सर्दी से ज्यादा सन्नाटा था। आरोप की बारिश मालिक ऊंचे मचान पर खड़ा होकर बोला, ये लड़का राघव काम छोड़कर बच्चों को बेकार की बातें सिखा रहा है। इससे काम में ढिलाई आ रही है और मेरी हानि हो रही है। उसकी आवाज हवा में हथौड़े की तरह गिर रही थी। कुछ मजदूर आंखें झुकाकर सुन रहे थे, कुछ राघव की तरफ चोरी चोरी देख रहे थे। सबके सामने चुनौती मालिक ने इशारा करके कहा, आज से अगर ये पढ़ाई लिखाई का नाटक बंद नहीं करता तो इसे और इसके घर वालों को भट्टे से निकाल दूंगा। राघव का गला सूख गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए जवाब दिया, साहब, बच्चों को पढ़ाना कोई नाटक नहीं, ये उनकी जिंदगी बनाने का तरीका है। माहौल में हलचल मालिक के माथे की नसें तन गईं। भीड़ में कुछ लोग धीरे से बुदबुदाने लगे, हिम्मत देखो लड़के की, तो कुछ डर कर बोले, अब तो पक्का निकाल देगा इसे। पहली चोट मालिक ने सबके सामने राघव के छोटे भाई से सबसे भारी टोकरा उठवाया। भाई लड़खड़ा गया, हाथ में छाले पड़ गए, लेकिन मालिक हंसा, यही है असली पढ़ाई, काम करना सीखो। राघव का खून खौल उठा, लेकिन उसने चुप्पी साध ली। वह जानता था गुस्से में बोलना उसके मिशन को खत्म कर सकता है। मजदूरों की दबी सहानुभूति उस रात कुछ मजदूर चुपचाप राघव के पास आए। एक बूढ़ी औरत बोली, बेटा, हम तेरे साथ हैं पर खुलकर कुछ कह नहीं सकते। दूसरा बोला, तेरी पढ़ाई वाली बात सही है, पर मालिक से टकराना भारी पड़ेगा। राघव ने बस मुस्कुराकर कहा, मैं जानता हूं चाचा, पर अगर आज डर गए तो हमारे बच्चों का कल कभी उजाला नहीं देखेगा। अंदर की आग सजा के बाद भी राघव की रात वाली कक्षाएं चलती रहीं। अब उनमें और भी बच्चे आने लगे, क्योंकि जितना मालिक रोकता उतनी जिज्ञासा और साहस बच्चों में बढ़ता। उस दिन शाम को जब मजदूर अपनी अपनी टोकरी ढोकर लौट रहे थे, मालिक ने अचानक रामलाल नाम के एक बुजुर्ग को डांट दिया, तेरी रफ्तार कछुए से भी धीमी है, तेरे जैसे निकम्मे की वजह से काम पीछे चल रहा है। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर झुका लिया, पर उसी पल राघव ने देखा कुछ तो बदल रहा है। भीड़ के बीच आवाज भीड़ में से शंभू नाम का एक मजबूत कद काठी वाला आदमी आगे बढ़ा। उसकी आवाज बिजली की तरह गूंजी, बस बहुत हो गया मालिक, हम इंसान हैं, तेरे गुलाम नहीं। चारों तरफ सन्नाटा छा गया, सिर्फ भट्टे के चिमनी से धुआं निकलने की आवाज सुनाई दे रही थी। राघव की नजरें, राघव ने महसूस किया ये वही शंभू है जो अब तक चुपचाप सिर झुकाकर काम करता था। शायद बच्चों की पढ़ाई के सपने उसके अंदर भी कहीं आग बनकर जल रहे थे। मालिक का गुस्सा, मालिक लाल पीला हो गया। उसने धमका कर कहा, शंभू, तुझे बहुत बोलने की आदत हो गई है, अब तेरी मजदूरी आधी कर दूंगा। शंभू ने सीना ठोक कर जवाब दिया, तू आधी कर दे या पूरी बंद कर दे, पर हम चुप नहीं रहेंगे।
भीड़ में हलचल, कुछ मजदूर डर से पीछे हट गए, लेकिन 4-5 लोग धीरे धीरे शंभू के पास आकर उसके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए। ये नजारा देखकर मालिक के चेहरे पर पहली बार बेचैनी आई। राघव का छोटा कदम। राघव ने मौका देखकर भीड़ में धीरे से कहा, अगर हम सब साथ हों तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसकी बातें लोगों के दिल में धीरे धीरे जगह बनाने लगीं। विद्रोह की शुरुआत उस दिन भले ही कोई बड़ा फैसला नहीं हुआ, लेकिन पहली बार मालिक ने महसूस किया कि मजदूर अब सिर्फ सिर झुकाकर आदेश मानने वाले नहीं रहे। भीतर का डर शंभू की बातों और कुछ मजदूरों के एक साथ खड़े होने के बाद मालिक की नींद उड़ गई थी। उसे लगा, अगर ये सब एकजुट हो गए तो मजदूरी बढ़ाने या कर्ज माफ करने की मांग करेंगे। मीठी बातों का जाल। अगली सुबह मालिक भट्टे पर आया, चेहरे पर बनावटी मुस्कान। उसने मजदूरों से कहा, भाइयों, कल की बात गुस्से में निकल गई थी। मैं तुम सबके लिए नई योजना लाया हूं। जो ज्यादा काम करेगा उसे बोनस मिलेगा। राघव की शंका। राघव को यह बात कुछ अजीब लगी। उसे लगा, यह मजदूरों को तोड़ने की चाल है, ताकि हर कोई दूसरे से ज्यादा काम करे और एक दूसरे से कटने लगे। अंदर ही अंदर बंटवारा योजना का असर जल्दी दिखने लगा। कुछ मजदूर बोनस की लालच में दूसरों से आगे निकलने की कोशिश करने लगे। भट्टे पर अब मित्रता की जगह प्रतियोगिता ने ले ली। शंभू की नाराजगी। शंभू ने राघव से कहा, देखा मालिक ने क्या कर दिया। कल तक जो लोग साथ थे, आज वो एक दूसरे को संदेह की नजर से देख रहे हैं। राघव ने गंभीर स्वर में कहा, यह पहली चाल है, अगली चाल और खतरनाक होगी। मालिक की दूसरी चाल। कुछ दिनों बाद मालिक ने सबके बच्चों के लिए पुराने कपड़े और मिठाई बांटी। मजदूरों के दिल में थोड़ी नरमी आ गई, लेकिन राघव समझ गया, यह रिश्वत है जिससे मजदूरों का गुस्सा ठंडा हो जाए। राघव का फैसला। राघव ने ठान लिया कि अब उसे खुलेआम नहीं, बल्कि चुपचाप लोगों के दिल और दिमाग एक करने होंगे, ताकि कोई चाल उन्हें दोबारा न तोड़ सके। रात का अंधेरा, उम्मीद की रोशनी। दिन भर की मजदूरी के बाद जब भट्टा शांत हो जाता, चिमनियों से धुआं कम हो जाता और आंगन में बस झींगुरों की आवाज गूंजती, तब राघव कुछ मजदूरों को धीरे धीरे एक कोने में बुलाता। पहला पाठ राघव मिट्टी पर एक लकड़ी से अक्षर बनाकर समझाता, ये अक है, ये एक है। अगर हम पढ़ना लिखना जानेंगे तो किसी के भी कागज में फंसेंगे नहीं। मजदूरों की आंखों में थकान के साथ साथ एक नई चमक दिखाई देती। महिलाएं भी शामिल। धीरे धीरे मजदूरों की पत्नियां भी इन गुप्त कक्षाओं में आने लगीं। वे बच्चों को गोद में लेकर ध्यान से सुनती। किसी को लगता, हम अब सिर्फ मजदूर नहीं रहेंगे, हम अपने बच्चों को अंधेरे से निकालेंगे। मालिक को भनक। एक दिन मालिक के चौकीदार ने दूर से देखा कि कुछ लोग रात में एक साथ बैठे हैं। उसने मालिक को खबर दी। मालिक ने सोचा, ये लोग पढ़ना सीख रहे हैं, ये खतरे की घंटी है। खतरे का सामना। अगली सुबह मालिक ने सबको धमकाया, जो भी रात में फालतू बातें करने जुटेगा उसकी मजदूरी काट ली जाएगी। मजदूर डर गए, लेकिन राघव ने फुसफुसाकर कहा, हम मिलना बंद नहीं करेंगे, बस तरीका बदलेंगे। नई योजना अब कक्षा खुले में नहीं, बल्कि एक पुराने खाली भट्ठे के अंदर लगने लगी। दीवारों से रिश्ती मिट्टी की ठंडी गंध के बीच अक्षरों और सपनों की खुशबू फैलने लगी। पढ़ाई का असर। गुप्त कक्षाओं को कई महीने बीत चुके थे। अब मजदूर अपना नाम लिखना सीख चुके थे, गिनती पहचानने लगे थे और कुछ तो सरल वाक्य भी पढ़ लेते थे। मालिक की चाल। मालिक ने मजदूरी बांटते समय, जैसा वो हमेशा करता था, कई मजदूरों की गिनती कम करके बताई। लेकिन इस बार मजदूरों ने हिसाब खुद किया। एक बुजुर्ग मजदूर ने कागज पर मालिक को दिखाया, देखिए, आपने जो लिखा है वो गलत है, हमारी मजदूरी इतनी बनती है। मालिक की हैरानी। मालिक हैरान रह गया, तुम्हें हिसाब करना किसने सिखा दिया? भीड़ में से राघव की आंखें शांत लेकिन दृढ़ थीं। मजदूरों का आत्मविश्वास। इस घटना ने मजदूरों में आत्मविश्वास भर दिया।
अब वे सिर्फ आदेश मानने वाले नहीं थे, बल्कि अपने हक के लिए बोलने वाले बन चुके थे। पहली जीत का जश्न रात को गुप्त कक्षा में सबने मिलकर गुड़ और चाय के साथ छोटा सा जश्न मनाया। बच्चों ने गाना गाया, महिलाओं ने ताली बजाई और राघव ने बस मुस्कुराकर कहा, यह तो बस शुरुआत है। बदलाव की लहर मजदूरों में एक नया जोश था। अब वे थकान में भी हंसी ढूंढ लेते, रात में पढ़ाई करते और बच्चों को सपने दिखाते। राघव के लिए यह पल सपने पूरे होने जैसा था। गांव में खबर, गांव के बाहर पास के बाजार में खबर फैलने लगी, भट्ठे के मजदूर पढ़ना लिखना सीख रहे हैं। कुछ लोगों ने इसे सराहा, लेकिन कुछ ने इसे खतरे की घंटी माना। मालिक की चुप्पी, मालिक अब तक सीधे टकराने से बच रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान रहती थी, जैसे वो कुछ सोच रहा हो। शांत शाम, एक शाम काम जल्दी खत्म हो गया। आसमान गुलाबी था, हवा में ठंडक थी। राघव ने सोचा, शायद अब सब ठीक हो जाएगा। वो बच्चों को कहानियां सुना रहा था और बाकी मजदूर हंसी मजाक कर रहे थे। अनजाना साया, लेकिन उसी शाम दूर से एक जीप आती दिखी। उसमें कुछ अनजाने लोग थे, कड़क चेहरे, तेज निगाहें। मजदूर चुप हो गए। राघव ने अपने दिल की धड़कन तेज होते महसूस की। आने वाले तूफान की आहट। जीप भट्ठे के पास रुकी। मालिक बाहर आया और उन लोगों को अपने कमरे में ले गया। दरवाजा बंद हुआ और अंदर से धीरे धीरे तेज आवाजें आने लगीं। राघव ने आसमान की ओर देखा। गुलाबी रंग धीरे धीरे काले बादलों में बदल रहा था। सुबह होते ही भट्ठे पर अफरा तफरी थी। मालिक ने घोषणा की, आज से कोई भी काम छोड़कर पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा। जिसे पढ़ना है वो भट्टा छोड़ दे। ये सुनते ही मजदूरों में सन्नाटा छा गया। सबको पता था, भट्टा छोड़ना मतलब बिना पैसों के भूखों मरना। राघव का विरोध। राघव ने आगे बढ़कर कहा, हम काम भी करेंगे और पढ़ेंगे भी, ये हमारा हक है। मालिक की आंखें लाल हो गईं। उसने कहा, तू बहुत बोलने लगा है। याद रख, ईंटें तोड़ने वाले कभी दीवार नहीं गिरा सकते। डर का माहौल। मालिक के लोग मजदूरों के पास जाकर धमकियां देने लगे। किसी को कहा, तेरा हिसाब काट देंगे। किसी को, तेरे बच्चों को निकाल देंगे। राघव के मन में गुस्सा और डर दोनों थे, लेकिन उसने कसम खाई, अब पीछे नहीं हटूंगा। वार की शुरुआत। शाम होते होते दो लोग राघव के झोपड़े के पास आए। उनके हाथ में लाठी थी। उन्होंने बिना कुछ कहे उसकी किताबें जलाकर राख कर दी। राघव कुछ नहीं बोला, बस राख को हथेली में उठाकर देखता रहा। उसकी आंखें गीली हो गईं, लेकिन होंठों पर एक धीमी मुस्कान थी। ये आग मेरे भीतर और जलाएगी। मजदूरों की प्रतिक्रिया। ये खबर पूरे भट्ठे में फैल गई। कई मजदूर डर कर चुप हो गए, लेकिन कुछ और ज्यादा राघव के साथ जुड़ गए। अंदर का तूफान। रात भर राघव सो नहीं पाया। किताबों की राख उसके मन में जलती रही। उसे लगा, मैं तो यहां सबके बच्चों का सपना जगाने आया था और ये लोग उन्हें बुझाने पर तुले हैं। परिवार का डर। सुबह मां ने कहा, बेटा, हम गरीब हैं, हम लड़ाई नहीं लड़ सकते। तू अपना सिर झुका ले, हमारे पेट भरते रहें, यही काफी है। राघव ने मां का हाथ थामकर कहा, मां, अगर हम सपने बेच देंगे तो पेट भर भी जाए, आत्मा भूखी रहेगी। बच्चों की नजरें जब राघव भट्ठे पर पहुंचा, छोटे छोटे बच्चे चुपचाप उसे देख रहे थे। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में डर और सवाल दोनों थे। राघव ने मुस्कुराकर कहा, पढ़ाई जारी रहेगी, चाहे हमें ईंट की जगह पत्थर ही क्यों न तोड़ने पड़े। जिद का बीज उसने तय किया। अब किताबों के साथ साथ हर बच्चे को पढ़ने का हौसला भी देगा। वो जानता था, हौसला एक बार दिल में बैठ जाए तो कोई भी ताकत उसे निकाल नहीं सकती। पहला कदम। रात में टूटी फूटी स्लेट और चौक लेकर उसने बच्चों को अल्फाबेट और गिनती सिखाना शुरू किया। कभी मिट्टी पर अक्षर लिखता, कभी कोयले से दीवार पर। बच्चे हंसते, गलतियां करते,
लेकिन पढ़ाई का शुरुआती स्वाद उनकी आंखों में चमक भर रहा था। मदद की तलाश राघव जानता था कि अकेले उसकी जिद ज्यादा दूर नहीं जाएगी। उसे ऐसे लोगों की जरूरत थी जो किताबें, पेंसिल और थोड़ा सा सहारा दे सकें। एक दिन छुट्टी लेकर वह पास के कस्बे गया। वहां एक पुरानी किताबों की दुकान थी जहां मालिक पुरानी किताबें कम दाम में बेचता था। अजनबी का भरोसा राघव ने अपनी कहानी सुनाई। कैसे ईंट भट्टे पर बच्चे मजदूरी करते हैं, कैसे उनके सपने धूल में दब जाते हैं। दुकानदार बूढ़ा था, उसकी आंखें धीरे धीरे भीग गईं। उसने कहा, बेटा, मैं खुद कभी गरीब था, तू सच्चा काम कर रहा है। उसने अपनी अलमारी खोली और पुरानी लेकिन काम की किताबें ढेर सारी राघव को दे दी। साथ ही कुछ पेंसिल, कॉपियां और एक पुरानी लालटेन भी। लौटने की खुशी राघव के कदम गांव की ओर तेज हो गए। सिर पर किताबों का बोरा था लेकिन दिल में हल्कापन था। उसे लग रहा था कि अब पढ़ाई की लौ और तेज जलेगी। बच्चों की प्रतिक्रिया। रात को जब उसने बच्चों के सामने किताबें रखीं तो उनके चेहरे ऐसे चमके जैसे किसी ने अंधेरे कमरे में खिड़की खोल दी हो। उन्होंने पन्ने पलटे, चित्र देखे और हर कोई अपनी पसंद की किताब पकड़े बैठ गया। सपना आकार लेने लगा। अब पढ़ाई कुछ ज्यादा व्यवस्थित हो गई। राघव ने कक्षा का समय तय किया, रात 8 से 10 बजे तक। हर दिन एक नया पाठ, एक नई कहानी, एक नया सवाल। ईंट भट्टे की थकान के बावजूद बच्चे समय पर आ जाते, क्योंकि अब यह सिर्फ पढ़ाई नहीं थी, ये उनका सपना था। हमारी दूसरी कहानी है संघर्ष और जीत। सुबह के 5 बज रहे थे। कस्बे का रेलवे स्टेशन अभी अभी जाग रहा था। प्लेटफॉर्म पर सफाई कर्मी अपनी झाड़ू घसीटते हुए धूल को किनारे कर रहे थे। दूर चाय के ठेले से उठती भाप में अदरक की महक घुली हुई थी। कपड़ों का रंग ढका छुपा था, लेकिन उनमें मेहनत की सिलवटें साफ दिख रही थीं। 14 बरस का अमन अपने छोटे से लकड़ी के ठेले पर चाय उबाल रहा था। भाप के साथ उसका चेहरा भी तप रहा था, मानो वह सिर्फ चाय नहीं, अपने सपनों को भी उबाल रहा हो। अमन, जल्दी कर, गाड़ी आने वाली है। पास के पकोड़े वाले ने आवाज लगाई। अमन ने चम्मच से चाय हिलाते हुए कहा, बस हो रही है भैया, 2 मिनट में निकालता हूं। दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। लोहे की पटरी में कंपन फैल गया, जैसे धरती की नसों में लय दौड़ गई हो। यात्री अपनी अपनी जगह संभालने लगे, कोई टिकट खिड़की की तरफ, कोई चाय नाश्ते की ओर। अमन ने गरम गरम चाय को छोटे छोटे कुल्हड़ों में भरना शुरू किया। उसके हाथ तेज थे, लेकिन आंखें थकी हुई। वह जानता था कि यह दिन फिर उसी तरह बीतेगा। सुबह से शाम तक चाय बेचकर कुछ पैसे घर ले जाना। अमन का घर और हालात। अमन का घर स्टेशन से ज्यादा दूर नहीं था, प्लेटफॉर्म के पीछे बसी एक बस्ती में। टिन की छत, मिट्टी की दीवारें और दरवाजे पर टंगा आधा फटा पर्दा। घर में मां, एक छोटी बहन और बूढ़ी नानी रहती थीं। पिता 2 साल पहले बीमार होकर चले गए थे और तब से घर की जिम्मेदारी अमन के कंधों पर आ गई थी। पहले वह स्कूल जाता था। गणित में उसका हाथ अच्छा था और मास्टर साहब कहा करते थे, अमन, तुम मेहनत करोगे तो शहर के कॉलेज तक जाओगे। लेकिन किस्मत ने उसकी किताबें छीनकर हाथ में केतली थमा दी थी। स्टेशन की सुबह ट्रेन आकर रुकी। यात्री उतरने लगे और कुछ जल्दी जल्दी चाय, समोसा, बिस्किट लेने लगे। अमन ने प्लेटफॉर्म पर घूम घूम कर कुल्हड़ बढ़ाने शुरू किए। चाय गरम, अदरक वाली चाय। उसकी आवाज में एक बनावटी उत्साह था, क्योंकि थकान उसे खोखला कर रही थी। तभी एक यात्री, उम्र लगभग 45, साफ सुथरे कपड़े, हाथ में चमड़े का बैग, अमन के पास आया। एक चाय देना बेटा, उन्होंने कहा। अमन ने चाय दी। यात्री ने घूंट भरते हुए पूछा, तुम पढ़ते नहीं हो? यह सवाल अमन को चुभ गया, लेकिन उसने हंसकर टाल दिया। अभी नहीं, पहले पढ़ता था, पर अब दुकान संभालनी पड़ती है। यात्री ने चाय खत्म की, पैसे दिए
और बिना कुछ कहे गाड़ी में चढ़ गए। लेकिन उनके चेहरे पर कुछ ऐसा था जो अमन के मन में उतर गया, जैसे किसी ने उसकी रगों में हल्की सी उम्मीद टपका दी हो। ट्रेन निकल गई। अमन वापस ठेले की तरफ आया, लेकिन यात्री का सवाल बार बार गूंज रहा था, तुम पढ़ते नहीं हो? यह सिर्फ सवाल नहीं था, यह उसके भीतर सोई हुई किताबों की खुशबू को जगा गया था। उसने अपनी केतली की भाप में स्कूल की ब्लैकबोर्ड देखी। उसने अपने कुल्हड़ की गोलाई में कॉपी के गोल गोल अक्षर देखे, और वहीं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़े खड़े अमन को लगा, शायद जिंदगी बदलने का रास्ता यहीं से शुरू हो सकता है। अमन का दिन जैसे बाकी दिनों की तरह ही खत्म हुआ। सूरज ढलते ही उसने ठेला किनारे खींचा, केतली खाली की और गीले कपड़े से पोंछ कर रखा। स्टेशन पर अब सिर्फ शाम की आखिरी गाड़ियों का इंतजार करने वाले यात्री बचे थे। ट्रेन की सीटी और भाप के बीच उसके कानों में फिर वही आवाज गूंजी, तुम पढ़ते नहीं हो? उस रात जब वह घर लौटा तो मां आंगन में चूल्हे पर रोटी सेंक रही थी। छोटी बहन सुमी मिट्टी में कुछ उकेर रही थी, शायद स्कूल में बनाई कोई तस्वीर याद करने की कोशिश। अरे ये देखो भैया, मैंने घर बनाया। सुमी ने मिट्टी पर बनी 4 दीवारें और त्रिकोण की छत दिखाई। अमन मुस्कुराया, लेकिन दिल में हल्की कसक हुई। उसे याद आया कि उसने भी एक बार इसी तरह ब्लैकबोर्ड पर घर बनाया था और मास्टर साहब ने कहा था, तुम्हारा हाथ अच्छा है बेटा, तुम ड्राइंग में आगे बढ़ सकते हो। नींद में किताबें रात को जब सब सो गए, अमन ने अपनी पुरानी टिन की पेटी खोली। पेटी में पुराने कपड़ों के नीचे से उसने एक फटी हुई किताब निकाली, गणित की। कवर पर अब भी पेंसिल से लिखा उसका नाम दिख रहा था, अमन कुमार, कक्षा 7। उसने पन्ने पलटे। संख्या प्रश्न, आकृतियां, टेबल सब धुंधले थे, लेकिन दिमाग में जैसे कोई पुराना गीत बज उठा हो। वह देर तक पन्नों पर उंगलियां फेरता रहा, फिर धीरे से किताब बंद कर दी। सोचने लगा, क्या यह संभव है कि वह फिर से पढ़ाई शुरू करे? लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों के सामने मां का चेहरा आया, थकी हुई, चिंता से भरी। अगर मैं पढ़ाई में लग गया तो घर का खर्च कौन उठाएगा? यह सोचकर उसने करवट बदली और नींद में डूब गया। पर किताब उसके सिरहाने रखी रही, जैसे कोई पुराना दोस्त चुपचाप पहरा दे रहा हो। वह यात्री फिर आया। अगले दिन सुबह प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर वही यात्री खड़ा था। अमन ने पहचान लिया, वही साफ सुथरे कपड़े, वही चमड़े का बैग। इस बार यात्री ने मुस्कुराकर कहा, अरे फिर से मिल गए, चाय बना दो, अदरक वाली। अमन ने कुल्हड़ में चाय भरते हुए पूछा, कल आप कहां जा रहे थे? शहर, मीटिंग के लिए, और आज वापस जा रहा हूं। यात्री ने चाय लेते हुए कहा, तुम्हारा नाम क्या है? अमन। अमन, अच्छा नाम है। कल तुम्हारी बातें सोच रहा था। तुम पढ़ाई छोड़ क्यों दी? मैं देख सकता हूं कि तुम्हें पढ़ाई पसंद है। अमन ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, घर की हालत, और पापा नहीं रहे, पैसे कमाने पड़ते हैं। यात्री कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, देखो बेटा, पैसे तो जिंदगी भर कमाने पड़ेंगे, लेकिन अगर पढ़ाई छोड़ दोगे तो जिंदगी हमेशा पटरी के किनारे ही घूमती रहेगी। पटरी पर चढ़ने के लिए ट्रेन पकड़नी पड़ती है, और ट्रेन सिर्फ पढ़ाई से मिलती है। अमन ने इस बात को हल्के में लेने की कोशिश की, लेकिन शब्द उसके भीतर कहीं बैठ गए। एक अनजान भरोसा गाड़ी छूटने से पहले यात्री ने जेब से एक छोटा सा कार्ड निकाला और अमन के हाथ में दे दिया। अगर कभी पढ़ाई शुरू करने की सोचो तो इस पते पर आ जाना, मैं मदद कर सकता हूं। कार्ड पर लिखा था, विजय शंकर, वरिष्ठ शिक्षक, नगर परिषद विद्यालय, शहर। ट्रेन चली गई। अमन कार्ड को देखता रहा, मानो किसी ने उसके हाथ में कोई चाबी दे दी हो, पर यह तय करना बाकी था कि वह ताला खोलेगा या नहीं। दुविधा की शुरुआत दिन बीतते गए, लेकिन कार्ड उसकी पेटी में सुरक्षित रखा रहा। कभी वह उसे देखता और सोचता, क्या मैं सच में पढ़ सकता हूं?
कभी डर लगता, अगर मैं पढ़ाई करने गया तो घर का क्या होगा। मां को कुछ बताने की हिम्मत नहीं जुटी, लेकिन रात को जब सभी सो जाते वह चुपचाप गणित की किताब खोलकर बैठ जाता। धीरे धीरे उसे लगता जैसे पन्नों से पुरानी दोस्ती फिर से हो रही हो। सुबह का आसमान बादलों से भरा था। स्टेशन पर ठंडी हवा के साथ साथ हल्की बारिश भी थी। अमन ने अपने ठेले के ऊपर प्लास्टिक की चादर तानी ताकि केतली की आंच भीग न जाए। उस दिन भीड़ कम थी, शायद बारिश की वजह से। चाय के कुल्हड़ हाथ में लिए वह प्लेटफॉर्म पर घूम रहा था। तभी उसने देखा कि स्टेशन के कोने में एक छोटा लड़का भीग रहा था। वह लड़का स्कूल यूनिफॉर्म में था, कंधे पर बैग और हाथ में किताबें। बारिश से बचाने के लिए उसके पास कोई छाता नहीं था और वह किताबों को अपने सीने से चिपकाए खड़ा था। अमन उसके पास गया। अरे, ऐसे भीग जाओगे? आओ, यहां ठेले के पास खड़े हो जाओ। लड़के ने संकोच से कहा, भैया मेरे पास पैसे नहीं हैं, चाय नहीं पी सकता। अमन हंस पड़ा। चाय के लिए नहीं बुला रहा, किताबें तो बच जाएंगी। किताबों की खुशबू लड़का ठेले के पास आकर खड़ा हो गया। अमन की नजर उसके हाथ में पकड़ी किताब पर गई। गणित कक्षा 5। पन्नों से भीगने के बावजूद किताब में वही महक थी जो कभी उसकी अपनी किताबों में होती थी, नई छपी स्याही और पन्नों की। अमन ने यूं ही पूछा, तुम्हारा नाम? रोहित। कहां जा रहे हो? स्कूल, आज टेस्ट है, देर हो जाएगी तो मास्टर डांटेंगे। यह सुनकर अमन को कुछ हुआ। बारिश, ठंडी हवा, गीले कपड़े, फिर भी यह लड़का टेस्ट देने जा रहा था और वह खुद बारिश में भी प्लेटफॉर्म पर घूम रहा था। लेकिन किताबें उसके हाथ से सालों पहले छूट चुकी थीं। अंदर की चुभन उस शाम जब अमन घर लौटा तो उसे नींद नहीं आई। पेटी से कार्ड निकाला। विजय शंकर, वरिष्ठ शिक्षक, नगर परिषद विद्यालय। उंगलियों ने कार्ड के कोनों को घिसा, जैसे वह यकीन कर रहा हो कि यह सच में है। आखिरकार उसने मन ही मन ठान लिया, कल छुट्टी के वक्त शहर जाऊंगा, कम से कम बात तो कर लूंगा। शहर की ओर अगले दिन सुबह सुबह उसने मां से कहा, आज ठेले पर थोड़ी देर से जाऊंगा, स्टेशन पर मोहन भैया देख लेंगे। मां ने कुछ नहीं पूछा, बस उसके चेहरे को देखा। शायद समझ गई कि बेटा किसी जरूरी काम पर जा रहा है। अमन पैदल स्टेशन पहुंचा, वहां से लोकल ट्रेन पकड़ी और शहर की ओर निकल पड़ा। यात्रा के दौरान खिड़की से बाहर देखते हुए उसे अजीब सा डर भी लग रहा था। अगर सर ने मना कर दिया तो, अगर उन्होंने हंस दिया कि इतना पढ़ाई का गैप है। लेकिन दिल में एक हल्की सी उम्मीद भी थी, वही उम्मीद जो उस यात्री की आंखों से आई थी। विजय सर से मुलाकात। नगर परिषद विद्यालय का भवन पुराना था, लेकिन दीवारों पर रंग बिरंगे चार्ट और बच्चों की बनाई पेंटिंग्स टंगी थीं। अमन ने पूछकर स्टाफ रूम का दरवाजा खटखटाया। आओ बेटा, अंदर से आवाज आई। अमन ने दरवाजा खोला। वहीं बैठे थे विजय शंकर सर, वही यात्री। सर ने उसे देखते ही मुस्कुराकर कहा, अरे अमन, तुम आ गए? अमन ने हिचकिचाते हुए कहा, जी, आपसे पढ़ाई के बारे में बात करनी थी। विजय सर ने उसे बैठाया, पानी दिया और पूछा, तो सोच लिया है, पढ़ाई फिर से शुरू करोगे? अमन ने धीमे स्वर में कहा, जी, लेकिन घर का खर्च भी है। सर ने कुछ देर सोचा, फिर बोले, देखो बेटा, तुम्हारे जैसे कई बच्चों को हमने ओपन स्कूल से जोड़ा है। तुम दिन में काम कर सकते हो और शाम को कक्षाएं होंगी। फीस नहीं लगेगी और किताबें स्कूल देगा। अमन के भीतर कुछ टूट कर गिरा। डर, झिझक, अनिश्चितता। उसकी जगह एक हल्की सी मुस्कान ने ले ली। पहली रोशनी वह कार्ड जो अब तक पेटी में बंद था, अब सच में ताले की चाबी बन चुका था। अमन ने हामी भर दी। जी सर, मैं पढ़ना चाहता हूं। विजय सर ने उसका हाथ दबाकर कहा, बस यही जज्बा चाहिए। अब देखना, ट्रेन तुम्हें पटरी के किनारे से उठाकर सीधे मंजिल तक ले जाएगी। शाम का समय था।
रेलवे स्टेशन पर दिन की आखिरी भीड़ छूट चुकी थी। अमन ने केतली धोई, कुल्हड़ इकट्ठा किए और ठेला मोहन भैया को सौंप दिया। अब उसकी दूसरी पारी शुरू होनी थी, स्कूल की पारी। पहली कक्षा का अनुभव नगर परिषद विद्यालय की शाम की कक्षा में 15-20 छात्र बैठे थे। कोई दफ्तर से सीधे आया था, कोई सिलाई मशीन छोड़कर, कोई दिहाड़ी मजदूरी से। अमन सबसे कम उम्र का था और सबकी नजरें उस पर टिकी थीं। विजय सर ने उसकी ओर देखकर कहा, दोस्तों, ये है अमन। दिन में रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता है और अब पढ़ाई भी करेगा। कुछ बच्चों के चेहरे पर मुस्कान थी, कुछ पर आश्चर्य। अमन को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन सर की आंखों में जो गर्व था उसने उसे संबल दिया। थकी आंखें, जागा दिमाग। पहला दिन गणित का था। सर ने ब्लैक बोर्ड पर सवाल लिखा, इसी का तो टेक 60 और दैट। अमन के हाथ ने तुरंत पेंसिल उठाई और उसके दिमाग में संख्याएं नाचने लगीं। कुछ ही सेकंड में उसने जवाब लिखा, 1000। सर मुस्कुराए, अमन, तुम्हारा हाथ अब भी तेज है, बस अभ्यास की धूल साफ करनी है। यह सुनकर अमन के भीतर जैसे बिजली दौड़ गई। वह समझ गया कि वह पीछे नहीं, बस रुका हुआ था और अब फिर चल पड़ा है। घर की बात, रात को घर लौटा तो मां ने पूछा, कहां थे इतनी देर? अमन ने सच बताया, मां, मैंने पढ़ाई शुरू कर दी है, शाम को स्कूल जाता हूं। मां ने चुपचाप उसकी तरफ देखा, फिर बस इतना कहा, तुम्हारे पापा भी यही चाहते थे। उस एक वाक्य में आशीर्वाद, भरोसा और एक अनकहा वादा सब समा गया। नई दिनचर्या। अब उसका दिन कुछ यूं बीतने लगा। सुबह 5 बजे उठकर ठेले पर चाय बनाना, दोपहर तक प्लेटफॉर्म पर चाय बिस्किट बेचना, शाम को नगर परिषद विद्यालय जाना, रात को लौटकर थोड़ी पढ़ाई करना, फिर सो जाना। शरीर थकता था, आंखें भारी हो जाती थीं, लेकिन दिल में एक अजीब सी ताजगी रहती थी। तानों के तीर स्टेशन पर सब उसकी हौसला अफजाई नहीं करते थे। कभी कोई कहता, अरे पढ़ाई से क्या होगा, चाय वाला तो चाय वाला ही रहेगा। कोई हंसकर बोलता, अब किताबों से चाय बेचेगा क्या। पहले ये बातें चुभती थीं, लेकिन अब वह सोचता, जिनके पास सपने नहीं होते वो दूसरों के सपनों पर हंसते हैं। छोटी सी जीत। एक दिन स्कूल में टेस्ट हुआ। गणित के पेपर में अमन ने पूरे अंक लाए। विजय सर ने क्लास में सबके सामने उसकी कॉपी उठाकर कहा, देखो, अगर लगन हो तो काम और पढ़ाई साथ चल सकती है। वह पल अमन के लिए किसी मेडल से कम नहीं था। उस रात उसने अपनी छोटी बहन सुमी को वही सवाल सिखाए और सुमी ने हंसते हुए कहा, भैया, आप तो मास्टर बन जाओगे। आगे का रास्ता। अब अमन के दिन सिर्फ थकान से नहीं बल्कि मकसद से भरे हुए थे। वह जानता था कि असली लड़ाई अभी बाकी है, क्योंकि पढ़ाई में आगे बढ़ने के साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। लेकिन उसने तय कर लिया था, अब चाहे कितनी भी आंधी आए, मैं इस नाव को किनारे तक ले जाऊंगा। सर्दियों की शुरुआत थी। सुबह के कोहरे में स्टेशन की पटरी धुंधली हो जाती थी और चाय की भाप उस धुंध में घुलकर एक अजीब सी नमी फैला देती थी। अमन के हाथ में केतली थी, लेकिन उसके दिमाग में गणित के सवाल घूम रहे थे। अगले हफ्ते मासिक परीक्षा थी और विजय सर ने कहा था कि यह उसकी प्रगति की असली जांच होगी। पहला मोर्चा। परीक्षा का दबाव। क्लास में अब सवाल कठिन होते जा रहे थे। सर ने कहा था, अमन, इस बार 70% से ऊपर लाना, तभी अगली कक्षा में भेजेंगे। यह सुनकर अमन की नींद उड़ गई थी। काम के बाद देर रात पढ़ाई करना और सुबह फिर ठेले पर लगना, यह अब और भारी हो रहा था। दूसरा मोर्चा। घर की हालत। एक शाम जब वह स्कूल से लौटा तो मां को चूल्हे के पास बैठे रोते देखा। क्या हुआ मां? मां ने आंसू पोंछते हुए कहा, नानी की तबीयत फिर बिगड़ गई है, दवा के पैसे नहीं हैं। अमन के पास सिर्फ उतनी बचत थी जो चाय के ठेले के लिए माल खरीदने में जाती थी। अगर उसने दवा के लिए पैसे दिए तो अगले दिन ठेला नहीं लगेगा, और ठेला न लगा तो पढ़ाई भी खतरे में पड़ जाएगी।
तीसरा मोर्चा, स्टेशन की घटना। उसी रात स्टेशन पर एक अजीब घटना हुई। अमन ठेला समेट रहा था, तभी प्लेटफॉर्म पर भीड़ भाड़ में एक महिला की थैली चोरी हो गई। महिला रो रही थी क्योंकि उसमें पैसे और टिकट थे। अमन ने भीड़ में इधर उधर देखा और एक संदिग्ध आदमी को पटरी की तरफ जाते देखा। वह बिना सोचे समझे पीछे दौड़ा। कुछ ही मिनटों में उसने उस आदमी को पकड़ लिया और थैली वापस ले आया। महिला ने रोते हुए कहा, बेटा, तेरा नाम क्या है? अमन, उसने संकोच से कहा। अमन, भगवान तुझे तरक्की दे। लोगों ने उसकी पीठ थपथपाई, लेकिन उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, अगर मैं ऐसे कामों में उलझा रहा तो पढ़ाई का क्या होगा? तूफान का मेल, इन तीनों मोर्चों, परीक्षा का दबाव, घर की आर्थिक मुश्किल, स्टेशन की उलझने ने मिलकर अमन के अंदर एक भारी बोझ डाल दिया। अब वह सोचने लगा था, क्या मैंने पढ़ाई शुरू करके गलती कर दी? विजय सर की सीख। अगले दिन वह उदास मन से स्कूल पहुंचा। सर ने तुरंत पहचान लिया। अमन, क्या हुआ? चेहरा बुझा बुझा क्यों है? अमन ने सब बता दिया। दवा के पैसे, ठेले की चिंता, परीक्षा का डर। सर ने शांत स्वर में कहा, बेटा, जिंदगी में सबसे कठिन लम्हे ही तय करते हैं कि हम जीतेंगे या हारेंगे। 3 मोर्चे हैं तो 3 जीत के मौके भी हैं। अगर एक एक करके सुलझाओगे तो देखना, यही संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाएगा। उस रात अमन ने तय किया, वह पढ़ाई छोड़ेगा नहीं, चाहे इसके लिए रातें जागनी पड़ें, चाहे खाने में कटौती करनी पड़े। रात ठंडी थी, लेकिन अमन की आंखों में नींद नहीं थी। वह चारपाई पर लेटे लेटे सोच रहा था, 3 मुसीबतें हैं, लेकिन एक एक करके सुलझाऊंगा। पहला मोर्चा, घर की दवा। सुबह वह स्टेशन पहुंचा और चाय के ठेले पर काम शुरू किया, लेकिन इस बार उसने चुपचाप हर कप पर 1 रुपया ज्यादा रखा। जो भी ग्राहक पूछता, भैया, आज चाय महंगी क्यों? वह मुस्कुराकर कह देता, अदरक महंगी हो गई है। दिन भर में उसने इतने पैसे इकट्ठा कर लिए कि नानी की दवा भी आ गई और ठेले के अगले दिन का सामान भी। मां ने आश्चर्य से पूछा, पैसे कहां से आए? अमन ने बस कहा, थोड़ी मेहनत ज्यादा की बस। दूसरा मोर्चा, स्टेशन की उलझने। कुछ दिन बाद फिर स्टेशन पर जेब कटी की कोशिश हुई। इस बार अमन दौड़ने नहीं गया। उसने तुरंत पुलिस चौकी में जाकर सूचना दी। चोरी करने वाला वहीं पकड़ा गया। उसने सोचा, जरूरी नहीं कि हर समस्या में मैं खुद कूद जाऊं, सही जगह मदद पहुंचना भी समझदारी है। तीसरा मोर्चा, पढ़ाई और परीक्षा। अब बचा सबसे बड़ा मोर्चा, परीक्षा। वह जानता था कि समय कम है और सवाल कठिन। उसने एक योजना बनाई। सुबह स्टेशन जाने से पहले 30 मिनट पढ़ाई। दोपहर में ठेले पर जब ग्राहक कम हो तो किताब निकाल कर देखना। रात को क्लास के बाद घर आकर पुनरावृत्ति करना। थकान इतनी होती कि कई बार आंखें बंद होने लगती, लेकिन उसे विजय सर की बात याद रहती, यही लम्हे तय करते हैं कि जीत होगी या हार। परीक्षा का दिन, ठंडी हवा में स्कूल का मैदान धुंध से भरा था। क्लासरूम में बच्चे अपनी अपनी कॉपियां पलट रहे थे। अमन के हाथ में पेंसिल थी और दिल की धड़कन तेज। पेपर मिला। पहले सवाल को उसने तुरंत हल कर लिया। धीरे धीरे बाकी भी। कहीं अटकता तो गहरी सांस लेकर आगे बढ़ जाता। 3 घंटे बाद जब उसने कॉपी सर के हाथ में दी तो उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में चमक। नतीजे का दिन 1 हफ्ते बाद नतीजे आए। विजय सर ने कक्षा में कहा, अमन कुमार 78%। पूरा क्लास तालियां बजाने लगा। अमन को ऐसा लगा जैसे प्लेटफॉर्म से उसकी ट्रेन सच में छूट चुकी है और अब वह सही दिशा में दौड़ रही है। उस रात उसने सुमी को अपने अंक बताए। सुमी ने हंसते हुए कहा, भैया, अब तो आप मास्टर बन ही जाओगे। अमन ने हल्की हंसी में जवाब दिया, मास्टर नहीं, लेकिन जिंदगी में कुछ बड़ा जरूर करूंगा। सर्दी अब ढलने लगी थी और सुबह की धूप में हल्की गर्माहट आ गई थी। नगर परिषद विद्यालय में एक घोषणा हुई, इस महीने जिला स्तर की गणित प्रतियोगिता होगी। विजय सर ने कक्षा में कहा,
मैं चाहता हूं कि इस बार हमारे स्कूल से अमन हिस्सा ले। पूरा क्लास हैरान रह गया। अमन खुद भी हक्का बक्का था। सर, मैं? लेकिन सर ने बीच में ही कहा, हां, तुम्हारी सोच तेज है और मेहनत में कमी नहीं। अब समय है कि तुम अपने आप को कसौटी पर परखो। दुविधा और डर अमन घर लौटा तो मन में कई सवाल थे। अगर मैं हार गया तो? स्टेशन का काम छूट जाएगा तो? शहर में जाकर अजनबियों के सामने सवाल हल करना क्या मैं कर पाऊंगा? मां ने उसकी उलझन समझ ली। डर लग रहा है? उन्होंने पूछा। थोड़ा, अमन ने धीरे से कहा। मां ने रोटी बेलते हुए कहा, डर वही महसूस करता है जो सच में कुछ करना चाहता है। जा, कोशिश कर। जीत हार तो बाद में देखेंगे। तैयारी का सफर प्रतियोगिता तक सिर्फ 15 दिन थे। अमन ने अपनी दिनचर्या बदल दी। सुबह 4:30 बजे उठकर अभ्यास। स्टेशन पर खाली समय में गणित की कॉपी पर सवाल। रात को क्लास के बाद विजय सर के साथ अतिरिक्त अभ्यास। थकान अब दुगनी हो गई थी, लेकिन मन में एक आग थी। इस बार मैं अपने स्टेशन से बड़ी दुनिया देखूंगा। प्रतियोगिता का दिन शहर का स्कूल विशाल था। चौड़ी गलियां, साफ सुथरे मैदान और बच्चे स्मार्ट यूनिफॉर्म में। अमन को लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया है। प्रतियोगिता हॉल में लंबी मेजों पर बैठे प्रतिभागियों को प्रश्न पत्र दिया गया। पहला सवाल कठिन था, लेकिन अमन ने गहरी सांस लेकर हल करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी घबराहट खत्म हुई और वह उसी तरह सवाल हल करने लगा जैसे प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों को चाय देते वक्त तेजी दिखाता था। एक के बाद एक नतीजा और एहसास। शाम को नतीजे घोषित हुए। अमन तीसरे स्थान पर आया। उसके लिए यह सिर्फ एक इनाम नहीं था, यह प्रमाण था कि वह बड़े मंच पर भी टिक सकता है। विजय सर ने कहा, देखा, यह तो बस शुरुआत है। अमन ने मुस्कुराकर सोचा, सही कहा, मैं सिर्फ स्टेशन का लड़का नहीं, अब एक प्रतियोगी भी हूं। प्रतियोगिता से लौटने के बाद स्टेशन पर अमन का अलग ही रुतबा हो गया था। कई यात्री उसे पहचानने लगे थे। अरे, यही वो लड़का है ना जो गणित में जीता। पर उस दिन प्लेटफॉर्म पर एक अनोखा यात्री आया। गहरे नीले कोट में, हाथ में चमड़े का बैग और आंखों में तेज नजरें। वह चाय का कप लेकर अमन को देखने लगा। तुम अमन हो? उसने पूछा। जी, अमन ने कप बढ़ाते हुए कहा। तुम्हारे बारे में अखबार में पढ़ा, जिला प्रतियोगिता में जीतने वाला लड़का है ना? अमन ने हल्की सी मुस्कान दी। जी, तीसरा स्थान आया था। अप्रत्याशित बात, वह यात्री असल में मिस्टर कपूर थे, शहर के एक नामी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मालिक। उन्होंने कहा, अमन, तुम्हें पढ़ाई का अच्छा शौक है। मैं चाहता हूं कि तुम हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ो। मैं फीस माफ कर दूंगा, बस मेहनत करनी होगी। अमन के हाथ से चाय का कप लगभग छूट गया। लेकिन सर, मैं तो स्टेशन पर काम करता हूं। काम बाद में भी होगा, लेकिन पढ़ाई का मौका बार बार नहीं आता, मिस्टर कपूर ने गंभीर होकर कहा। दुविधा का भंवर उस रात अमन सो नहीं सका। अगर मैं स्टेशन छोड़ दूं तो घर का खर्च कैसे चलेगा? अगर मैं पढ़ाई करूं और असफल हो गया तो मां क्या कहेंगी? मां ने बात समझते हुए कहा, अमन, जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। हम थोड़ा तंगी में रह लेंगे, लेकिन तुम ये मौका मत छोड़ना। निर्णय सुबह होते ही अमन स्टेशन गया और चाय का ठेला संभाल रहे मामा जी के पास पहुंचा। मामा, मैं पढ़ाई के लिए शहर जाना चाहता हूं। मामा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, जा बेटा, तेरा हक है, लेकिन याद रख, यहां तक पहुंचने के लिए जो मेहनत की है वो मत भूलना। अमन की आंखें भर आईं। उसने ठेले को हाथ लगाकर मानो आशीर्वाद लिया। नया सफर शाम को मिस्टर कपूर ने उसे शहर ले जाने का इंतजाम किया। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी ट्रेन का इंजन सीटी मार रहा था। अमन ने पीछे मुड़कर अपने कस्बे, अपने स्टेशन को आखिरी बार देखा। वही जगह जिसने उसे संघर्ष सिखाया और जीत का पहला स्वाद चखाया। अब अगला पड़ाव
शहर की पढ़ाई, उसने मन ही मन कहा। ट्रेन जैसे ही शहर के बड़े स्टेशन पर पहुंची, अमन की आंखें चौंधिया गईं। प्लेटफॉर्म पर भीड़ का सैलाब था। लोग तेज तेज चलते हुए, अपने अपने बैग और सूटकेस खींचते हुए। कोई किसी को देख भी नहीं रहा था। गांव के छोटे स्टेशन का सन्नाटा और यहां का शोर, दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। मिस्टर कपूर ने मुस्कुराकर कहा, स्वागत है अमन, यहां वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। कोचिंग इंस्टीट्यूट का नजारा, इंस्टीट्यूट शहर के बीचों बीच एक 5 मंजिला इमारत में था। दरवाजे पर दर्जनों छात्र छात्राएं किताबें और नोटबुक लेकर खड़े थे। कोई आपस में सवाल चर्चा कर रहा था, कोई मोबाइल में नोट्स देख रहा था। अमन के दिल में हल्की सी घबराहट हुई। ये सब मुझसे कितने आगे होंगे। मिस्टर कपूर ने उसे अंदर ले जाकर एक कमरे की ओर इशारा किया। यह तुम्हारा क्लासरूम है और यह तुम्हारा सीट नंबर 20। पहली क्लास मैथ्स के टीचर श्री वर्मा बोर्ड पर तेज तेज सवाल लिखते जा रहे थे। यदि x2 + y2 25 और xy टास 12, तो x + y का मान ज्ञात करें। अमन ने तुरंत अपनी कॉपी खोली, लेकिन शुरुआत में उसे समझने में दिक्कत हुई। गांव के स्कूल में इतनी तेज गति से पढ़ाई कभी नहीं हुई थी। पास बैठा एक लड़का, नाम रोहित, धीरे से बोला, पहली बार हो ना यहां, टेंशन मत लो, धीरे धीरे पकड़ लोगे। उसके इस एक वाक्य से अमन के अंदर आत्मविश्वास लौट आया। हॉस्टल की जिंदगी। शाम को मिस्टर कपूर ने उसे हॉस्टल में छोड़ा। कमरे में 2 और लड़के थे। एक पढ़ाई में डूबा, दूसरा मोबाइल पर गेम खेल रहा था। कमरे में बिस्तर, एक अलमारी और दीवार पर टंगी एक घड़ी। यही उसका नया घर था। रात को खिड़की से बाहर देखते हुए अमन ने सोचा, संघर्ष की असली शुरुआत अब हुई है। यहां कोई मुझे चाय बेचते हुए नहीं देखेगा। यहां मुझे अपनी पहचान पढ़ाई से बनानी है। पहली चुनौती। अगले दिन क्लास टेस्ट था। सवाल कठिन थे और अमन ने आधे से ज्यादा खाली छोड़ दिए। टीचर ने पेपर देखकर कहा, अमन, तुम्हें दुगनी मेहनत करनी होगी। शहर के बच्चे तुम्हें पीछे छोड़ देंगे अगर तुमने खुद को साबित नहीं किया। अमन ने सिर झुकाया, लेकिन भीतर आग जल उठी। मुझे यहां सिर्फ बैठने नहीं, जीतने आया हूं। अमन ने अपने कमरे की दीवार पर एक सफेद कागज चिपकाया। उस पर बड़े अक्षरों में लिखा, आज की मेहनत, कल की जीत। सुबह 4 बजे का अलार्म। पहली ही रात उसने मोबाइल का अलार्म 4 बजे पर लगाया। अलार्म बजते ही आंख खुली, लेकिन शरीर बोझिल था। दिमाग बोला, थोड़ी देर और सो जाओ, लेकिन दिल ने कहा, शहर में आए हो, गांव लौटना है तो विजेता बनकर लौटना। वह बिस्तर से कूद पड़ा, ठंडे पानी से मुंह धोया और पढ़ाई की मेज पर बैठ गया। पहली मुश्किल तीसरे दिन ही उसे एहसास हुआ कि इतने लंबे समय तक लगातार पढ़ाई करना आसान नहीं है। सिर भारी हो जाता, आंखें थक जाती और कभी कभी नींद भी आने लगती। लेकिन गांव के रेलवे स्टेशन के वो दिन याद आते जब धूप में खड़े होकर वह चाय बेचता था। अगर वहां सहा तो यहां भी सहूंगा। पहला छोटा सा जीत का पल। एक हफ्ते बाद क्लास में एक कठिन सवाल आया, जिसे पूरे बैच में सिर्फ 2 छात्रों ने हल किया, और उनमें से एक था अमन। टीचर ने कहा, गुड, यही मेहनत जारी रखो। वो तारीफ छोटी थी, लेकिन अमन के लिए यह किसी मेडल से कम नहीं थी। रात की कसम। उस रात उसने डायरी में लिखा, अभी बस शुरुआत है, मैं रुकूंगा नहीं जब तक गांव का हर बच्चा कहे कि चाय बेचने वाला अमन अब शहर का टॉपर बन गया है, तब तक। पुराना चेहरा, पुरानी याद। एक दिन हॉस्टल के पास वाली सड़क पर अमन को भीड़ में एक परिचित चेहरा दिखा। धुंधली याद में वह वही यात्री था जिसने सालों पहले रेलवे स्टेशन पर चाय पीते समय उसे किताब और पेन दिया था और कहा था, पढ़ाई मत छोड़ना। अमन कुछ पल ठिठका, फिर दौड़कर उनके पास गया। अंकल, आप मुझे पहचानते हैं? यात्री ने मुस्कुराकर कहा, अरे तुम वही स्टेशन वाला लड़का, लगता है तुमने मेरी बात मान ली।
एक नया पेन और एक वादा। अमन ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई, कैसे वह शहर आया, कैसे मेहनत कर रहा है। यात्री ने जेब से एक नीला पेन निकाला और कहा, यह पेन मैं तुम्हें दे रहा हूं, लेकिन यह सिर्फ लिखने का नहीं, याद दिलाने का काम करेगा कि तुम्हारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ। अमन ने पेन लिया जैसे वह किसी ताबीज को छू रहा हो। महान टेस्ट का दिन कुछ ही दिनों बाद कोचिंग में एक मॉक टेस्ट हुआ जो साल का सबसे कठिन माना जाता था। पहले ही सेक्शन में उसका दिमाग अटक गया। सवाल बेहद कठिन थे, हाथ कांप रहे थे, माथे पर पसीना था। तभी उसने अपनी जेब में रखा वही नीला पेन निकाला। उसने खुद से कहा, इस पेन से लिखते हुए हार नहीं मान सकता। जैसे ही उसने पेन पकड़ा, उसका मन शांत हो गया। एक एक सवाल हल होने लगा और वह समय पर पेपर पूरा कर पाया। परिणाम और हैरानी, 3 दिन बाद रिजल्ट आया। अमन टॉप 5 में था। टीचर ने कहा, यह लड़का मेहनत से आगे बढ़ रहा है, यह बड़ी दूर जाएगा। पेन की ताकत। रात को हॉस्टल की खिड़की से बाहर देखते हुए अमन ने पेन को हाथ में घुमाया और मुस्कुराया। शायद ये पेन सिर्फ धातु और प्लास्टिक नहीं, ये उस भरोसे की निशानी है जिसने मुझे यहां तक पहुंचाया है। गांव का सपना, शहर की तैयारी, फाइनल एंट्रेंस एग्जाम का नोटिस आ गया। हॉस्टल का हर कमरा पढ़ाई की गूंज से भर गया था। कोई नोट्स पलट रहा था, कोई ग्रुप डिस्कशन कर रहा था और कोई खुद से बातें करते हुए रट रहा था। अमन भी अपने बिस्तर पर बैठा था, लेकिन उसकी आंखों में गांव का रेलवे स्टेशन था। वही पुराना स्टॉल, वही मां की थकी आंखें, वही बापू का झुका हुआ कंधा। उसने सोचा, ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं, इन सब की है। समय से लड़ाई पढ़ाई का शेड्यूल इतना सख्त था कि नींद भी घड़ी देखकर आती थी। सुबह 5 बजे उठकर वह गणित के कठिन प्रश्न हल करता, दोपहर में विज्ञान के कॉन्सेप्ट पढ़ता और रात को अंग्रेजी की प्रैक्टिस करता। कभी कभी थकान इतनी होती कि आंखें अपने आप बंद हो जाती, लेकिन नीले पेन को देखकर वह फिर उठ बैठता। आखिरी हफ्ता एग्जाम से 7 दिन पहले कोचिंग में मॉक इंटरव्यू रखा गया। अमन का जवाब सुनकर सर ने कहा, तुम्हारे पास नॉलेज के साथ आत्मविश्वास भी है, यही तुम्हें दूसरों से अलग बनाएगा। गांव से मां का फोन आया, बेटा तू मेहनत कर, तेरी जीत हमारी जीत होगी। मां की आवाज में इतनी ताकत थी कि अमन की थकान जैसे उड़ गई। एग्जाम का दिन सुबह सूरज निकलने से पहले वह तैयार हो गया। जेब में वही नीला पेन रखा और चुपचाप भगवान को याद किया। एग्जाम सेंटर के बाहर भीड़ थी, लेकिन अमन की आंखें स्थिर थीं। पेपर खुलते ही उसने गहरी सांस ली और लिखना शुरू किया। हर सेक्शन में उसने पूरी मेहनत झोंक दी, जैसे कल नहीं है। अंतिम घंटी पेपर खत्म होते ही उसने पेन टेबल पर रखा और ऊपर आसमान की तरफ देखा। दिल में एक अजीब सुकून था। मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं छोड़ा। इंतजार का लंबा दिन, एग्जाम को बीते 3 हफ्ते हो चुके थे। अमन ने कोचिंग के नोट्स बंद कर दिए थे, लेकिन नीला पेन अब भी उसकी किताब में रखा था, जैसे किसी वचन की याद। हर शाम वह हॉस्टल के नोटिस बोर्ड के पास खड़ा हो जाता, सोचता, आज आ जाएगा रिजल्ट। लेकिन हर बार खाली लौटना पड़ता। गांव से खबर, एक दिन मां का फोन आया, बेटा बापू कह रहे हैं तेरी मेहनत का रंग जरूर लाएगा, गांव में सब तेरा नाम ले रहे हैं। अमन मुस्कुराया, लेकिन दिल में घबराहट थी। अगर पास न हुआ तो। वो सुबह आखिरकार वह दिन आ ही गया। सूरज की पहली किरण के साथ ही कोचिंग ग्राउंड पर भीड़ लग गई। सफेद कागज पर नामों की लिस्ट चिपकी थी। अमन ने धीरे धीरे लिस्ट स्कैन करना शुरू किया। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि कानों में सिर्फ उसकी आवाज गूंज रही थी। वो पल अचानक उसकी नजर एक नाम पर टिक गई, अमन शर्मा, सिलेक्टेड। उसके पैरों के नीचे जैसे जमीन नहीं रही। आंखें भर आईं, लेकिन वह भीड़ में रोया नहीं। बस जेब से नीला पेन निकाला, उसे कसकर पकड़ा और आसमान की तरफ देखा। धन्यवाद।
गांव में खुशी शाम होते होते खबर गांव पहुंच चुकी थी। स्टेशन पर उसके पुराने चाय स्टॉल के पास लोग कह रहे थे, अमन पास हो गया, अब बड़ा अफसर बनेगा। मां की आंखें चमक रही थीं। बापू ने बस इतना कहा, मेरा बेटा जीत गया। असली जीत अमन जानता था कि यह जीत सिर्फ उसका नहीं, उन सब का थी जिन्होंने उस पर भरोसा किया। मां, बापू, गांव और वह अजनबी यात्री जिसने सालों पहले सिर्फ एक पेन देकर उसे राह दिखाई थी। अब वह स्टेशन पर चाय बेचने वाला लड़का नहीं था, अब वह एक सपना पूरा करने वाला नौजवान था जिसने संघर्ष को जीत में बदल दिया था।